तो फिल्म की शुरुआत ठीक वैसे ही होती है जैसे कि ट्रेलर शुरू हुई थी, यानी कि हमें पिछले मूवी के भूताकोला वाले दृश्य दिखाए जाते हैं जहां पे परफॉर्मर एक स्पेसिफिक स्पॉट पे जाके गायब हो गए थे। अब इस जगह को ही यहाँ हाईलाइट किया गया है, बेसिकली प्रथा बताया गया है कि क्यों उसी जगह पे लोग गायब होते हैं जो परफॉर्म करते हैं भूताकोला, और हमें उस जगह की बैक स्टोरी बताई जाती है। तो हाँ, फिल्म तुरंत ही प्रीक्वल मोड में चली जाती है जहां हमें बहुत पुरानी कहानी बताई जाएगी। तो प्रीक्वल मोड में जाते ही हमें वॉइस ओवर के थ्रू बताया जाता है कि कांतारा में, यानी वो जंगल वाला जो एरिया है, उस जगह पे ईश्वर के गणा लोग घूमते थे। देन ईश्वर के जो गणा लोग थे वो उसी स्पॉट पे रह गए, वो वहां रिसाइड कर रहे हैं, और ये और कोई नहीं बल्कि दैवा लोग हैं, जैसे पंजुर्ली दैवा, गुलिगा दैवा इत्यादि। नाउ कहानी कदम्बा डायनेस्टी की है, जब बांग्रा नाम का एक राज्य है जहां के राजा है विजेंद्र। अब राजा विजेंद्र जो है वो लोकल लोगों पे बहुत ज्यादा जुल्म ढाते हैं, मतलब वो लोकल्स को एज स्लेव्स ट्रीट करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, और इन जनरल एक अच्छे राजा नहीं है। नाउ राज्य से थोड़ी दूर कांतारा में ट्राइबल्स लोग रहते हैं और उन लोगों को भी एज स्लेव्स ले लिया जाता है राज्य के अंदर। तो कांतारा में रहने वाले ट्राइबल लोगों को एक सेक्रेड स्टोन मिलता है और स्टोन को वो लोग दैवा मानते हैं, उसकी पूजा करने लग जाते हैं। यहाँ मायाकाड़ा नाम का एक आदमी था जो कि ये सारी चीजें देख रहा था, मतलब कांतारा में जो कुछ हो रहा था, देन राज्य के अंदर जो कुछ हो रहा था। और आप मायाकाड़ा को याद रखना क्योंकि ये बंदा इंपॉर्टेंट है स्टोरी के लिए। खैर, तो राजा पापी था और उसका जुल्म अपने किंगडम बांग्रा पे बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब राजा समुद्र किनारे स्नान कर रहा था तो वो दूर पे मायाकाड़ा को देखता है। राजा के कहने पे उसके आदमी मायाकाड़ा को पकड़ के लाते हैं और यहाँ राजा को मायाकाड़ा के पाउच में से स्पाइसेस मिलते हैं, होता है ना मसाला, हर्ब्स एंड ऑल दैट, वैसा कुछ। ये देख राजा सोचता है कि जरूर कांतारा के अंदर बेशकीमती स्पाइसेस एंड हर्ब्स हैं जिन्हें वो अपना बना सकता है। आई मीन इन स्पाइसेस को हथिया के वो ट्रेड कर सकता है, अमीर हो सकता है और भी। तो ऐसे में राजा यहाँ मायाकाड़ा से पूछता है कि उसे स्पाइसेस कहाँ मिले। अब मायाकाड़ा बहुत शातिर था, वो राजा को जंगल में लेके तो जाता है लेकिन वहां नहीं लेके जाता जहां स्पाइसेस मिले, रादर एक ट्रैप में लेके जाता है, ट्राइबल लोगों का जो ट्रैप सेटअप किया हुआ था उसके अंदर। बस फिर क्या था, राजा के जो आदमी थे वो ट्रैप्स में फंसने लगते हैं और गुस्से में राजा इस जगह को ही जलाने लग जाता है। लेकिन यहाँ आग से दैवा प्रकट होते हैं। ये वही सीन है जो कि हमने ट्रेलर में देखा भी था, आग से एक दैवा बन रहे थे। एंड देन वहां जो पिट था, वो एरिया जहां पे दैवा रिसाइड करते हैं, उसके अंदर से एक धुएं जैसी छवि आती है। ये छवि या सुपरनैचुरल फोर्स राजा पे हमला कर देती है और इससे राजा खत्म हो जाते हैं। फिर वहीं एक ट्राइबल आदमी के अंदर पंजुर्ली दैवा आते हैं और वो वार्निंग देते हैं कि यहाँ के लोकल चीजों को छेड़ने की कोशिश मत करो। अब ये जो जगह थी जंगल, जिसे हम कांतारा कह सकते हैं, मतलब वो जगह जहाँ दैवा रिसाइड करते हैं, इसे फिल्म के अंदर ईश्वर दे टोटे कहा गया है, यानी हिंदी में भगवान का बगीचा, जहाँ भगवान रिसाइड करते हैं, या फिर इंग्लिश में गार्डन ऑफ ब्लूम। जो भी हो, राजा तो दैवा के प्रकोप से समाप्त हो गया था, लेकिन राजा के साथ उसका छोटा बेटा भी, जो कि राजकुमार होगा, वो भी आया था। क्योंकि राजा का बेटा छोटा था तो उसका कोई कुकर्म नहीं है, उसके पाप नहीं है, तो उसे ट्राइबल लोग छोड़ देते हैं। इनफैक्ट राजा का जो बेटा था वो उस दैवा वाले पिट में भी गिरता है। ट्राइबल लोग राजा के बेटा को बचाते हैं, देन राजा का बेटा वहां से भाग जाता है और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए वो फाइनली अपने राज्य पहुंच जाता है बंगारा। अब राजा का जो बेटा था उसका नाम था राजशेखरा, और वो बांग्रा या बंगारा जो भी आप बोलो, राज्य में पहुंचता है और वहां प्रीच करता है कि कैसे जंगल में क्या कुछ हुआ था। यहाँ राजशेखरा कदबा ट्राइब से हाथ भी मिलाता है। ये एक ऐसी ट्राइब है जो कि जंगल के अंदर जो दैवीय शक्ति है ना, उनको हासिल करना चाहती है। इन शॉर्ट, राजशेखरा जो है वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि अब भी उसे कांतारा चाहिए। लेकिन कांतारा को पाना अब बहुत मुश्किल हो गया था। इनफैक्ट इस पॉइंट के बाद कांतारा के जो लोग थे और जो राज्य के लोग थे, इनके बीच दूरियां बढ़ गई, बॉर्डर स्थापित हो गया जहां कोई भी बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा। खैर, तो इस घटना को दशकों बीत जाते हैं और अब राजशेखरा बड़ा हो चुका है। उसे एक बेटी भी होती है, लेकिन जन्म के वक्त उसके बेटी के हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में राजशेखरा अपनी बेटी को किसी को सौंप देता है। वो किसको सौंपा है, क्यों सौंपा है और उसका क्या परिणाम होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ना दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो दैवा वाली जगह थी ना, पिट, कांतारा के अंदर, वहां एक अनजान बच्चा ट्राइबल लोगों को मिलता है। उस बच्चे के आसपास हुली दैवा, यानी कि जो टाइगर होता है, वो घूम रहे थे। तो हाँ, ट्राइब के लोग बच्चे को निकालते हैं, उसे पाल लेते हैं, और इनफैक्ट ट्राइब में जो एक अम्मा थी वही इस बच्चे को पालती है और इसका नाम रख देती है बर्मे। वहां बर्मे बड़ा होने लगा, कांतारा के कल्चर को सीखने लगा और कहीं ना कहीं वो यहाँ के लोगों का प्रोटेक्टर भी बन गया था। हमें यह भी बताया जाता है कि जो कांतारा जगह है उसे माँ पार्वती बनाई थी। क्यों बनाई थी? ताकि यहाँ वो पीसफुली मेडिटेट कर सके। इतनी खूबसूरत जगह है। ना बांग्रा राज्य या बंगारा राज्य जो भी आप बोलो, वहां ऐसी बात फैल गई थी कि कांतारा के अंदर ब्रह्म राक्षस है और ब्रह्म राक्षस की कहानी से सभी डरते थे। एंड ये वन ऑफ द रीजन बन जाता है कि क्यों राज्य के लोग कभी भी बॉर्डर क्रॉस करके कांतारा के अंदर नहीं आते थे। खैर,
और भी समय बीत गया और अब राजशेखरा का एक बेटा भी हो चुका था जो कि बड़ा भी हो गया और उसका नाम रखा गया था कुलशेखरा। कुलशेखरा इतना बड़ा हो गया कि उसका राज्य अभिषेक भी कर दिया गया, यानी कि नया राजा है कुलशेखरा। अब कुलशेखरा एक नंबर का निकम्मा इंसान था। पहले तो वो भगवान वगैरह में नहीं मानता था और कस्टम्स का मजाक बनाता था, साथ ही वो हमेशा पी के नशे की हालत में ही रहता था ना। अगर आपको याद हो तो राजशेखरा की एक बेटी भी थी, उसका नाम है कनकावती। वो भी बड़ी हो चुकी है लेकिन अब उसके हाथ पांव सही काम करते हैं, मतलब एकदम नॉर्मल ह्यूमन। अब वो कैसे ठीक हुई, वेल ये बात आपको कहानी में आगे ही पता चलेगी। और नाउ राजशेखरा का जो निकम्मा बेटा है कुलशेखरा, वो अपने सारथी भोगेंद्र को ही आर्मी इन चीफ बना देता है क्योंकि उसकी भोगेंद्र से अच्छी जमती थी। क्यों जमती थी? क्योंकि भोगेंद्र भी पियक्कड़ था, उसके साथ पड़ा रहता था। तो एक दिन ऐसे नशे में कुलशेखरा कहता है कि वो कांतारा जाएगा शिकार करने। अब उसे रोकने के बजाय भोगेंद्र उसे बल ही देता है और ऐसे में भोगेंद्र, कुलशेखरा और कुछ आर्मी वाले लोग मिलकर कांतारा की ओर निकलते हैं। अब आर्मी के अंदर एक चिन्ना नामक बंदा भी था जो कि मना कर रहा था कि नहीं वहां नहीं जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डर भी रहा था और इन जनरल चिन्ना इस फिल्म के अंदर कॉमिक रिलीफ भी है ना। कुलशेखरा शिकार शुरू करता है जहां वो एक चिंप पे तीर चलाता है, देन एक स्टैग था उसके ऊपर भी तीर चलाता है, दोनों को घायल करता है। बट द स्ट्रेंज पार्ट वाज कि ये दोनों जानवर तीर लगने के बाद एकदम से घसीट के गायब हो जाते थे, मानो कोई उन्हें उठा ले गया। शिकार करते करते फाइनली कुलशेखरा कांतारा के बॉर्डर के पास पहुंच जाता है जहां एकदम से कांतारा के लोग सिपाहियों पे हमला कर देते हैं। अब कुलशेखरा खुद तो तुरंत यहां से भाग जाता है लेकिन राजा के जितने भी सिपाही थे उनको कांतारा के लोग चुन चुन के समाप्त कर देते हैं। यहां बचता है तो सिर्फ चिन्ना इसलिए बच गया क्योंकि एक तो वो पहले से ही अपोज कर रहा था जाना, प्लस वो डरपोक था तो भागते भागते कहीं इधर उधर बच गया। अब मैंने आपको बताया था ना कि जानवर को जैसे ही तीर लगता था वो एकदम घसीट जाते थे और गायब हो जाते थे। वेल कांतारा के लोग ही इन जानवरों को खींच रहे थे और अपने पास रख रहे थे और ये लोग चिन्ना को भी कैप्चर कर लिए थे। हालांकि वो लोग चिन्ना को खत्म नहीं किए। अब यहाँ हम बर्मे से मिल पाते हैं जिसे प्ले कर रहे हैं ऑफ कोर्स ऋषभ शेट्टी और वही काइंड ऑफ इस ट्राइब का लीडर बन चुका है। अब सैनिकों को खत्म करने के बाद कांतारा के लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर राजा और उनके सैनिक यहाँ आए हैं तो वो लोग दोबारा भी आ सकते हैं। इनफैक्ट इनकी बांग्रा राज्य से लड़ाई भी हो सकती है। मूवी की शुरुआत ही ऐसे हुई थी ना कि पहले बांग्रा राज्य के जो राजा थे वो इन पे जुल्म ढाते थे, स्लेवरी वगैरह चलता था। फिर राजा को दैवा समाप्त किए क्योंकि राजा कांतारा के अंदर आके आग वगैरह लगाने लग गए थे और तब से कांतारा और राज्य के बीच एक दूरी बन गई थी जो कि फाइनली फिर से खत्म हो गई है क्योंकि कुलशेखरा यहाँ के शिकार किया है और अब चीजें बदल जाएंगी। जो भी हो, बर्मे यहाँ चिन्ना से इन्हें बांग्रा राज्य ले जाने को कहता है ताकि बर्मे अपने आदमियों के साथ राज्य में जाके देख सके कि वहां चल क्या रहा है, उनकी प्रगति कितनी है और क्या वो लोग हमला करेंगे तो ये लोग सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। बस फिर क्या था, बर्मे और कुछ लोग उन सिपाहियों का ड्रेस पहन लेते हैं जिन्हें इन्होंने मारा था और चिन्ना इन्हें गाइड करते हुए बांग्रा राज्य ले जाता है। अब क्योंकि ये लोग सिपाहियों के ड्रेस में थे तो राज्य के अंदर एंट्री में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। चिन्ना यहाँ बर्मे से पूछता है कि क्या कांतारा के अंदर वाकई में ब्रह्म राक्षस है। इस पे बर्मे मजाक मजाक में कहने लगता है कि हाँ ब्रह्म राक्षस है, वो एक बार राजा को खाने वाला था लेकिन फिर रानी थी, वो अपनी एक बाल घुंघरेले बाल को तोड़ के उसे दे दी कह के कि इसे सीधा करो, तब से ब्रह्म राक्षस उसे सीधा ही कर रहा है आज तक। ऑफ कोर्स ये ऐसी ही कही गई कहानी थी डराने के लिए चिन्ना को, क्योंकि ब्रह्म राक्षस से राज्य के लोग डरते थे। दूसरी तरफ हम कुलशेखरा को देखते हैं जो कि राज्य को बिल्कुल भी नहीं संभाल रहा। इनफैक्ट वो सभा के अंदर सुबह नहीं दिन में आता है क्योंकि सुबह से तो वो मदिरा पी के पड़ा होता है। वहीं प्रिंसेस कनकावती अपने राज्य को ढंग से देखती हैं और कुलशेखरा के मुकाबले शी इज मच बेटर। नाउ कमिंग टू बर्मे एंड हिज पीपल, ये लोग बांग्रा राज्य को देखते हैं एंड दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड क्योंकि कहीं ना कहीं ये राज्य कांतारा से बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। यहाँ बिल्डिंग्स बन रही थी, बड़ी सी मंदिर बन रही थी, इनके पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स थे लाइक बो एंड एरो, लिटरली आयरन से कास्ट करके बनाया गया था, वरना कांतारा वाले लोग तो सिर्फ पत्थर जो नुकीले होते हैं उससे ही काम चला रहे थे। देन राज्य में फार्मिंग हो रही थी, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम था और पोर्ट पे ये लोग ट्रेड तक करना शुरू कर दिए थे दूसरे कंट्रीज से। स्टिल राज्य में प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ आज भी गरीब लोगों को स्लेव्स की तरह ही ट्रीट किया जाता था, उन पे कोरे बरसाए जाते थे और उनसे काम लिए जाते थे। अब जहाँ टेम्पल बन रहा था राज्य का, वहाँ प्रिंसेस कनकावती भी थी और काम के दौरान वहाँ छैनी हथौड़े से जब काम हो रहा था तो एक पत्थर उड़ के पास के बी हाइव में लग जाता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना उसमें, वहाँ जो बीज थे वो सबको काटने लगते हैं, चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और इससे पहले एक बी कनकावती को काट पाती, बर्मे एक चादर से उन्हें ढक लेता है जिससे वो उन्हें बचा पाता है। इस सीन से इट वाज
वॉज क्लियर कि बर्मे को कनकावती कहीं ना कहीं पसंद आ गई थी, लेकिन वो उन्हें बचाने के बाद चुपचाप निकल लेता है। खैर, तो इस सब के बाद बर्मे और उसके लोग पोर्ट पे जाते हैं, जहां वो लोग मार्केट में जाते हैं और वहां हथियार वगैरह देखते हैं जो कि आधुनिक थे। जैसा मैंने बताया था, बोज एंड एरोज बहुत अच्छे से शार्प थे। देन आयरन को कास्ट करके शील्ड्स वगैरह बनाए जा रहे थे और तलवार भी काफी धार वाली थी। एंड ऑफ कोर्स बर्मे को ये सब चाहिए था। तो इन हथियार को पाने के लिए बर्मे भी ट्रेड करने की सोचता है, बट द क्वेश्चन इज कि बर्मे ट्रेड करेगा कैसे, वो बदले में क्या देगा? वेल, वो हर्ब्स एंड स्पाइसेस दे सकता है, क्योंकि कांतारा के अंदर ढेर सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस होते हैं। इनफैक्ट बर्मे तो यहाँ थोड़ा आश्चर्य में था कि जो स्पाइसेस कांतारा में मिलते हैं वो इस राज्य में कैसे बिक रहे हैं। अब बर्मे और उसके लोगों की बातों से सबको अंदाजा लग जाता है कि ये लोग कांतारा वाले लोग हैं, और ऐसे में जो मार्केट वाले लोग थे वो रियल सिपाहियों को बुला लेते हैं ताकि इन कांतारा वाले लोगों को अरेस्ट किया जा सके। बस फिर क्या था, बांग्रा राज्य के जो सिपाही थे उनके बीच और कांतारा के लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई से यहाँ काफी भगदड़ मचती है, और ऐसे में कांतारा के जो लोग थे वो एक चैरियट पे चढ़ जाते हैं। वो रथ होता है ना, लंबा सा रथ यात्रा निकलती है उस टाइप का कुछ, उस पे चढ़ जाते हैं और उसी रथ को चला के यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक एज पे जाके इनका रथ रुकता नहीं है, सिपाही वगैरह रुकते हैं, वरना रथ तो नीचे ही चला जाता। और क्योंकि रथ रुक गया तो यहाँ बर्मे और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये खबर कुलशेखरा को भी लग जाती है कि कांतारा के लोग राज्य में आए हैं, और ऐसे में वो बर्मे और उसके आदमियों को न सिर्फ कैद करता है बल्कि उनके ऊपर कोरे बरसवाता है। अब बर्मे यहाँ रिवील नहीं करता कि बांग्रा राज्य तक आने का रास्ता उसे चन्ना दिखाया है, तो हाँ, चन्ना बच गया। अब इसी टॉर्चर सेशन के बीच राजशेखरा यहाँ आता है और वो कुलशेखरा को ये सब रोकने को कहता है। इसके बाद बर्मे और उसके लोगों को जेल में कैद कर दिया जाता है। नाउ इस पॉइंट पे मैं आपको दो कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये दोनों बाप बेटे हैं। इनका नाम है बूबा और पेपे। बूबा बाप है और पेपे उनका बेटा। यही दोनों पोर्ट पे पूरा ट्रेड वाला जो सिस्टम है उसको संभालते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं। बूबा को जब पता लगता है कि कुछ लोग यहाँ बाहर से ट्रेड करने आए थे, तो वो अपने बेटे पेपे को भेजता है कि जाओ उन लोगों को सबक सिखा के आओ। वहां पेपे जेल में आता है बर्मे और उसके लोगों से डील करने के लिए, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये लोग कांतारा वाले लोग हैं तो वो खुद ही बहुत ज्यादा डर जाता है। जेल के अंदर बर्मे और उसके साथी थे, ये लोग एक दूसरे आदमी से मिलते हैं जिसका नाम था सनकप्पा। अब सनकप्पा जो है वो इस राज्य का आर्किटेक्ट है, मतलब वही हर कुछ बनाया है, चाहे राज्य की दीवार हो, राज्य का किला हो, राज्य का मंदिर या फिर राज्य का जहाज। बस प्रॉब्लम ये थी कि सनकप्पा जब जहाज पे काम कर रहा था तो थोड़ा पी लिया था, और ऐसे में वो जहाज में एक छेद डाल दिया ताकि अगर पानी आए तो बाहर निकल जाए, लेकिन उसी छेद से पानी अंदर आ गई, जहाज डूब गया, और इसी क्राइम के कारण सनकप्पा को जेल में डाल दिया गया है। अब सनकप्पा जो है वो यहाँ बर्मे और कांतारा वाले लोगों का दोस्त बन जाता है। एनीवेज, बर्मे यहाँ पेप्पे को नशीले हर्ब्स फुकवाता है, जिससे पेप्पे को काफी ज्यादा नशा आता है। एंड देन बर्मे पेप्पे से कह देता है कि अब से हम भी पोर्ट पे ट्रेड करेंगे। इनफैक्ट पेप्पे तो इतने नशे में था कि बर्मे उसे ही जेल के अंदर बंद कर देता है और खुद अपने लोगों के साथ निकल लेता है और कांतारा वापस चला जाता है। अब कांतारा लौट के बर्मे के पास काफी ज्यादा नॉलेज था, जैसे कि वो अपने लोगों को फार्मिंग सिखाता है, देन वो इरिगेशन सिस्टम बनाता है, हर जगह चैनल्स लगाता है ताकि पानी फ्लो कर सके, देन ये लोग इक्विपमेंट्स बनाते हैं, एंड देन फार्मिंग करके स्पाइसेस को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करने लग जाते हैं। हाँ, अब इनके पास स्पाइसेस थी जिसे लेकर ये लोग बांग्रा पोर्ट पे आते हैं ट्रेड करने के लिए। इनका कहना था कि अब से ये लोग बॉर्डर पे 1/3 नहीं रखेंगे, इनफैक्ट ये लोग अब से खुद फेयर ट्रेड करेंगे पोर्ट पे आके। और बुआ जो था वो इन्हें मजाक मजाक में ट्रेड करने की परमिशन दे भी देता है, जबकि परमिशन उसे देने का अधिकार था ही नहीं। यह अधिकार तो राज घराने से ही कोई दे सकता था। इनफैक्ट पोर्ट का जो भी काम वगैरह था वो कनकावती ही देखती थी। तो हाँ, जब कनकावती तक बात पहुंचती है कि लोग बाहर से यहाँ ट्रेड करने आए हैं, तो वो बर्मे को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है और वो क्लियर कट कहती है कि तुम ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस टैक्स देना होगा 1/4। बर्मे इसके लिए मान जाता है और फिर क्या था, कांतारा वाले लोग यहाँ ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। और इस पॉइंट तक कहीं ना कहीं कनकावती और बर्मे के बीच में एक केमिस्ट्री डेवलप होने लग गई थी। एक बार तो एक सुंदर सा घोड़ा बेकाबू हो जाता है और वो कनकावती पे हमला कर ही देता, लेकिन बर्मे बीच में आके घोड़े को कंट्रोल में ले आता है। बर्मे यहाँ ट्रेड करके ना सिर्फ कमा रहा था बल्कि वो स्लेव्स तक को छुड़वा दे रहा था। इनफैक्ट बर्मे और कनकावती की नजदीकियां भी बढ़ती जा रही थी। एक बार तो कनकावती बर्मे को अपने चेंबर में लाती है, जहाँ कनकावती की दासियां बर्मे को बिठाती है, स्वागत करती हैं। कनकावती यहाँ बर्मे से गार्डन ऑफ ब्लूम यानी कि कांतारा देखने की बात करती है, लेकिन बर्मे कहता है कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब इस सीन को आप व्यूअर्स याद रखिएगा क्योंकि इसका आगे एक छोटा सा कनेक्शन है। खैर, तो आगे हम समझ पाते हैं कि बर्मे कांतारा से ढेर सारे स्पाइसेस को ऑलरेडी बेच चुका है और एक्स्ट्रा स्पाइसेस के लिए उसे जंगल के और अंदर जाना होगा। ऐसे में बर्मे और उसके कुछ लोग डीप फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, जहां इन्हें एक टाइगर दिखता है। नाउ सरप्राइजिंगली ये टाइगर बर्मे पे हमला नहीं करता क्योंकि शायद बर्मे के पीछे सेक्रेड स्टोन था, यानी जो दैवा वाले पत्थर थे वो रखे हुए थे। इनफैक्ट टाइगर की आंख में एक तरह की लाइट आती है, सेम हम बर्मी की आंख में भी देख पाते हैं, एंड इट क्लियरली टेल्स अस कि वो हुली दैवा हैं। और टाइगर के हाव भाव से क्लियर था कि वो बर्मे को कुछ तो बताना चाह रहे हैं। बस फिर क्या था, बर्मे टाइगर
टाइगर के पीछे चलने लगता है और टाइगर इन्हें गाइड करके फॉरेस्ट के बहुत डीप, बहुत अंदर लेके जाते हैं। एक पॉइंट से आगे जाने पे बर्मे की जो मशाल थी वो अपने आप बुझ जाती है और बहुत जोर की आवाज आती है, मतलब एकदम श्रीकिंग नॉइज। ऐसा 2-3 बार होता है और फाइनली बर्मे पता लगा लेता है कि यहाँ ढेर सारे चिम्प्स हैं जो कि पेड़ पे बैठे हुए हैं और वो चिल्लाना शुरू करते हैं, वही इसे बुझा देते हैं। वैसे में बर्मे इन चिम्प्स को ट्री से हटाता है और फाइनली इस एरिया के अंदर जाता है और इस एरिया के अंदर वो कदाबा ट्राइब के लोगों को पाता है। जी हाँ दोस्तों, कदाबा ट्राइब के लोग जंगल के बहुत अंदर रह रहे थे और यहाँ ये लोग ना सिर्फ किसी तरह की रिचुअल कर रहे थे बल्कि स्पाइसेस भी उगा रहे थे। इट वॉज क्लियर कि यही लोग बांग्रा राज्य से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और उन्हें स्पाइसेस प्रोवाइड करते हैं। और जैसा मैंने बताया, ये लोग किसी तरह की ईविल रिचुअल भी कर रहे थे। बस फिर क्या था, कदाबा ट्राइब के जो लोग थे वो बर्मे और उसके लोगों पे हमला कर देते हैं और इनके ट्राइब में एक ऐसा आदमी था जो कि कुछ लकड़ी जैसा लिया था जिससे वो चिम्प्स को कंट्रोल कर पा रहा था। ये लड़ाई घमासान होती है जहां बर्मे और उसके लोग एक पॉइंट पे कदाबा के ट्राइब पीपल पे ओवरपावर कर जाते हैं, लेकिन कदाबा का जो वो चिम्प कंट्रोल करने वाला बंदा था ना, वो एक साथ ढेर सारे चिम्प्स को ले आता है जो कि बर्मे और उसके लोगों पे हमला कर देते हैं। तो हाँ, इसी डिस्ट्रैक्शन के कारण बर्मे और उसके लोग कदाबा ट्राइब के ट्रैप्स में फंस जाते हैं, लटक जाते हैं एंड अब उनके साथ कुछ तो बुरा होता। लेकिन तभी वहां वो टाइगर आता है और वो उस इंसान को ही खत्म कर देता है जो कि चिम्प्स को कंट्रोल करता था। इससे सारे चिम्प्स भाग जाते हैं, कदाबा ट्राइब वाले भी भाग जाते हैं और कहीं ना कहीं बर्मे और उसके लोगों की जीत हो गई। लेकिन इस पूरी लड़ाई के अंदर अब बर्मे के ग्रुप से भी एक इंसान खत्म हो गया था। तो हाँ, कांतारा का जो बंदा खत्म हुआ उसकी लास्ट राइट्स वगैरह की जाती है और इस पॉइंट पे हमें कदापा ट्राइब के बारे में पता चलता है कि आखिर वो लोग कौन हैं। तो ये लोग काफी समय पहले कांतारा में आए थे और इन्होंने तब झूठ बोला था कि इनका जो गांव था वो फ्लड में बह गया, तो ऐसे में ये लोग दूसरे जगह पे आए हैं। लेकिन रियलिटी ये थी कि जो कदाबा ट्राइब के लोग हैं उन्हें कांतारा के अंदर जो दैवों की शक्ति है वो चाहिए थी। ये कदाबा के लोग हमेशा से ब्लैक मैजिक और रिचुअल्स में डील करते थे और अब इन्हें दैवों की शक्ति भी चाहिए थी। और हाँ, कांतारा में आके भी ये लोग अपना रिचुअल शुरू करते हैं और इनके रिचुअल्स इतने भयानक थे कि आसपास के जानवर, पेड़ सब खत्म होने लगे थे, मुरझाने लगे थे। तब मां पार्वती द्वारा होली दैवा को भेजा गया था जो कि इन कदाबा के ट्राइब वाले लोगों को यहाँ से भगा दिए थे। बट लुक्स लाइक कि कदाबा ट्राइब वाले जो लोग हैं वो फिर से अपनी घिनौनी हरकत शुरू कर दिए हैं और इस बार जंगल के बहुत ज्यादा अंदर में। और फिर से वो अपने रिचुअल्स करके ना सिर्फ जंगल को करप्ट कर रहे हैं बल्कि उनकी नजर दैवीय शक्तियों पे है। अब कदाबा के लोग और क्या खेल खेल रहे हैं वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। दूसरी तरफ कुलशेखर को पता लगता है कि कांतारा के लोग जो हैं वो पोर्ट पे बिजनेस कर रहे हैं। गुस्से में वो भोगेंद्र को सब कुछ सॉर्ट आउट करने भेजता है और भोगेंद्र पोर्ट पे आता है और बूबा को पीटने लग जाता है, ये कहते हुए कि तुम इस पोर्ट के इंचार्ज हो। बूबा उससे कहता है कि सबके सामने ऐसा मत करो, लेकिन भोगेंद्र मानता नहीं। बेगम से बड़ में आता और वो भोगेंद्र के कोड़े को रोकता है। सिर्फ रोकता नहीं, वो भोगेंद्र और उसके लोगों की कुटाई भी कर देता है। इतना ही नहीं, बड़ में ऐलान कर देता है कि अब से ये पोर्ट उसके अंदर है, वो किसी तरह का अब टैक्स नहीं देगा और यहाँ सब लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब बूबा और पेपा भी इसको सपोर्ट कर रहे थे और ये लोग भी कहीं ना कहीं बर्मे के साथ ही काम करना चाहते थे। बर्मे यहाँ नेवल फोर्सेस तक को डुबा दिया था, मतलब कि कोई भी बर्मे का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अब जब कुलशेखर को पता लगता है कि पोर्ट उसके हाथ से निकल गया तो वो एकदम बौखला जाता है। वो बड़ी सभा में कनकावती से कहने लगता है कि तुम ही बर्मे के साथ इश्क लड़ाई थी। इतना काफी नहीं था तो कुलशेखर अपने पिता राजशेखर से भी जबान लड़ाता है, ये कहते हुए कि उन्होंने कांतारा के लोगों के साथ डील नहीं किया। ओवरऑल यहाँ राजशेखर गुस्सा जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं फाइनली उनसे डील करूंगा, उन्हें मैं संभाल लूंगा। अब उस रात भोजन के वक्त कुलशेखर अपने पिता के पास आता है और उनसे माफी मांगता है, ये बोल के कि मैंने आपके साथ उल्टी बात करी थी सभा में, which was not right। फिर कुलशेखर कहता है कि वो सब फिक्स कर देगा। कैसे कर देगा? वेल, सबसे पहले तो वो अपने पिता के खाना में जहर मिला दिया था जो कि उसके पिता खा लिए थे। अब ये ऐसा जहर नहीं था जिससे आदमी समाप्त हो जाए, रादर ये एक ऐसा जहर था जिससे आदमी कोमा में चला जाएगा, डीप स्लीप में कुछ दिनों के लिए चला जाएगा। तो हाँ, राजशेखर के डीप स्लीप में जाते ही आर्मी का जो नेतृत्व है वो कुलशेखर के हाथ में आ जाएगा और कुलशेखर आर्मी के साथ कांतारा पे जंग का ऐलान कर देगा, उन पे जाके हमला कर देगा कांतारा में जाके। हम कह रहे हैं ना शुरू से ईश्वर का गार्डन, ईश्वर द टोटा, उसी को जलाने का प्लान था कुलशेखर का। बस फिर क्या था, कुलशेखर पूरी आर्मी लेके कांतारा जाता है और वो उस पूरी जगह को जलाना शुरू कर देता है। वो कांतारा के लोगों को खत्म करने लगता है और ऐसे में कांतारा के लोग भी फाइट बैक करते हैं, लेकिन वो पूरी आर्मी के सामने नहीं टिक पाते। कुलशेखर के दुष्ट सैनिक लोग कांतारा की औरतों तक को नहीं छोड़ रहे थे और उनके इरादे भी सही नहीं थे। ऐसे में कांतारा का एक बंदा और बर्मे की जो माँ है वो दैवा से आराधना करने लगती है, पूजा करने लगती है कि हमें बचा लो। अब तक बर्मे भी यहाँ आ गया था, वो भी लड़ना शुरू करता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो अकेले पूरी आर्मी से तो नहीं लड़ सकता था। एक पॉइंट पे कुलशेखर ना सिर्फ दैवा का मजाक उड़ाता है बल्कि वो बर्मे की माँ को अपने सामने बिठाता है और इससे पहले बर्मे कुलशेखर तक पहुंचता वो बर्मे की माँ को खत्म कर देता है। कुलशेखर कहता है कि मैं दैवा में नहीं मानता, मैं किसी चीज में नहीं मानता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
और तभी एकदम से अपना जो बड़ में है वो पजेस हो जाता है। किससे? गुलिगा दैवा से। गुलिगा दैवा बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो तुरंत ही कुलशेखरा के सिपाहियों को खत्म करना शुरू करते हैं। यहाँ हमें गुलिगा दैवा के ढेर सारे रूप देखने को मिलते हैं, लाइक स्वामी वराहमूर्ति, रुद्र गुलिगा, राहु गुलिगा, तंत्र गुलिगा, कत्तलेकाना गुलिगा, नेत्तरा गुलिगा, अग्नि गुलिगा और स्वामी राजा गुलिगा। एक पॉइंट पे पजेस्ड बड़ में उसी दैवा वाली पिट में जाता है, देन उससे बाहर निकालता है और अंततः वो कुलशेखरा को निपटा देता है। फिर एकदम से मायाकारा आके बड़मे को रोकते हैं, जिससे उसका पोजीशन खत्म होता है और बड़मे अपने होश में आता है। तो यस, गुलिगा दैवा कांतारा को ना से बचा लिए थे, बल्कि वो कुलशेखरा और उसके लोगों को खत्म भी कर दिए थे। लेकिन इस युद्ध में क्षति दोनों साइड हुआ था, मतलब कांतारा के लोग भी कई लोग खत्म हुए थे और उधर तो राजा ही मर गया। बेसिकली पिछले कुछ दिनों में जो एक छोटा मोटा बॉन्ड बन रहा था राज्य और कांतारा के लोगों के बीच, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। तो इसके बाद हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिससे क्लियरली हमें पता चलता है कि दोनों साइड बहुत ज्यादा क्षति हुई है। कांतारा में खत्म हुए लोगों को दफनाया जा रहा है, वहीं कुलशेखरा के शव को चिता दी जा रही है। इस पॉइंट पे राजशेखरा भी अपने होश में आ जाते हैं और वो पाते हैं कि उनका बेटा खत्म हो चुका है। वो बहुत ज्यादा गुस्साते हैं कि आदमी को भी समाप्त कर देते हैं और चिता को आग भी देते हैं। अब ऐसा सिचुएशन में कनकावती भी काफी उदास थी और फिर कुलशेखरा के लास्ट राइट वगैरह परफॉर्म होते हैं, जिसके बाद राज्य के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करी जाने लगती है। लेकिन शिवलिंग में एक क्रैक आ जाता है एंड इट क्लियरली डिपिक्टेड कि भगवान खुश नहीं है राज्य से। ऋषि मुनि कहते हैं कि पहले हमें भगवान को ही खुश करना पड़ेगा, उसके बाद ही ब्रह्म कलशा हो सकता है। ये सुन के राजकुमारी कनकावती डिसाइड करती हैं कि वो खुद कांतारा के लोगों से मिलेंगी और सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगी। बस फिर क्या था, कनकावती कांतारा जाती हैं अपने कुछ गार्ड्स के साथ और जैसे ही ये लोग एरिया में एंटर करते हैं, गार्ड्स को तो कांतारा के लोग निपटा देते हैं। वो लोग कनकावती पे हमला नहीं करते क्योंकि वो लोग औरत और बच्चे पे हमला नहीं करते थे। अब कनकावती इनके सामने झुकती है, इनसे क्षमा मांगती है और वो कहती है कि वो पश्चाताप करने आई है। उसे खुद दुख है कि उसके भाई ने किस तरह के कुकर्म करे थे और अब वो एक शांति का प्रस्ताव लेकर आई है। कनकावती के हिसाब से आज के बाद कांतारा के जो लोग हैं वो बांग्रा राज्य के लोग से अलग नहीं होंगे, सब एक समान होंगे। इसका प्रतीक ये होगा कि कांतारा के जो दैवा हैं उन्हें बांग्रा राज्य में जो मंदिर बन रहा है उसके बाहर स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों, कर्नाटका के अंदर जो दैवा की प्रथा होती है, वहां ये चीज बहुत फेमस है कि दैवा जो होते हैं वो किसी मंदिर के अंदर, किसी घर के अंदर ऐसे नहीं बैठते, रादर वो नेचर में होते हैं, खुले में होते हैं और इसीलिए मंदिर के बाहर उन्हें स्थापित किया जाएगा। अब बड़ में ऑफ कोर्स इसके लिए मना करता है, सेइंग कि दैवा कनकावती के साथ नहीं जाएंगे। और ऐसे में कनकावती पूछती है कि ये बात बड़ में बोल रहा है या फिर दैवा खुद बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि भूता को ला करवाओ, दैवा से खुद पूछ लो कि क्या वो उसके लिए तैयार है कि नहीं। तो यस, ये बात अब दैवा से ही पूछी जाएगी, जिसके लिए भूता कोला किया जाता है। वहां दैवा कहते हैं कि रिलेशनशिप को सुधारने के लिए एक बार बांग्रा राज्य के लोगों को भी मौका देना चाहिए। बस फिर क्या था, दैवा का जो स्टोन्स थे उन्हें यहाँ से ले जाया जाता है और बांग्रा राज्य में जो मंदिर बन रही थी उसके बाहर स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद मंदिर का भी ब्रह्म कलश हो जाता है। यहाँ ये काफी बड़ी फेस्टिवल जैसी बन गई थी, एक सेरेमनी जैसी थी जहां सभी लोग खुश थे, गरीबों को खाना दिया जा रहा था, उनमें कपड़ा बांटा जा रहा था। इस फेस्टिविटीज में कदम्बा के दूत वगैरह भी आए हुए थे और यहाँ एक रथ यानी चैरियट भी बनता है। इस चैरियट को कौन बनाता है? कांतारा के लोग। ओवरऑल अब सब के बीच यूनिटी थी और सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए थे, मतलब कि जो कांतारा के लोग हैं और राज्य के लोग अब एक हो गए थे। बड़ में भी यहाँ बांग्रा राज्य को उनका पोर्ट वापस कर देता है, बस एक शर्त रखता है कि स्लेव्स को वो छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे जो भी स्लेव्स हैं राज्य में। तो हाँ, स्लेव्स को फ्री करवा के, दैवा को स्थापित करवा के, फेस्टिविटीज में शामिल होके बड़ में अपने लोगों के साथ और जो स्लेव्स फ्री हुए थे उनके साथ वापस से कांतारा लौट आता है। ये लोग वापस जंगल में आ गए थे और यहाँ जश्न मनाने लगते हैं क्योंकि जो राइवलरी चली आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई थी, और एटलीस्ट ऐसा वो सोच रहे थे। ऐसा इसलिए बोल रहा क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहीं पे खत्म हो गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है, तो नहीं, एक फाइनल ट्विस्ट अभी बाकी है। तो ये सब हो जाने के बाद राजशेखरा जब अपने महल में सो रहा होता है तो उसके बेड पे एक बोर आता है। अब बोर ऑफ कोर्स पंजुर्ली दैवा को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो बोर है वो राजशेखरा को उसके सभा की ओर ले जाता है, उसके थ्रोन की तरफ लेके जाता है। अब थ्रोन पे मायाकारा था जो कि राजशेखरा पे चिल्लाता है कि तुम जिस तरह का पाप किए हो और जिस तरह का पाप करने जा रहे हो उसको धोया नहीं जा सकता, भले ही तुमने दैवा को स्थापित क्यों न कर लिया हो। ऐसे अधर्म को दैवा स्थापना से छुपाया नहीं जा सकता। अब इसके बाद अचानक से राजशेखरा की नींद खुलती है, मतलब उसका ये सपना था, लेकिन हम सब जानते हैं
कि सपना नहीं था, दैव आए थे उसके सपने में। दूसरी तरफ बर्मे काफी खुश था क्योंकि कांतारा में शांति और जश्न का माहौल था। इनफैक्ट बर्मे को तो ऐसा भी फील होता है कि उसकी माँ उसके साथ है। वो बर्मे को गाइड करती है और बताती है कि मुसीबत अभी टली नहीं है। क्यों? क्योंकि कदबा ट्राइब के जो लोग हैं वो अब भी अपने रिचुअल्स कर रहे हैं। इनफैक्ट कदबा के लोगों के रिचुअल्स के कारण आसपास के जो पेड़ पौधे थे वो मुरझाने लगे थे और अगली सुबह तक तो कांतारा के जो सारे छोटे बच्चे थे वो बीमार होके बेहोश पड़ गए थे, मानो किसी तरह का पैंडेमिक हो। अब इस पॉइंट पे रिवील होता है असली ट्विस्ट। दरअसल कनकावती कहीं ना कहीं कदबा ट्राइब के साथ मिली हुई थी और वो जानबूझकर ये शांति प्रस्ताव लाई थी। क्यों? ताकि दैवा को कांतारा से उठा के बांगर राज्य लाया जा सके और वहां पे कैद किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो दैवा है वो कांतारा के लोगों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और दैवा लोगों को कैद कैसे किया गया था? वेल, कदबा लोगों के रिचुअल्स का इस्तेमाल करके। और कदबा ट्राइब के लोग ऐसा खुल के कर पाए क्योंकि अब तो दैवा बांग्रा राज्य में स्थापित थे, जो कि किसके अंदर था? ऑफ कोर्स राजशेखरा के अंदर या फिर कनकावती के अंदर। कनकावती को भी ईश्वर दे टोटा यानी कि वो गार्डन ऑफ ब्लूम चाहिए था। इनकी पूरी फैमिली को वही चाहिए, कांतारा चाहिए, मतलब कुलाशेखरा को भी वही चाहिए था, राजशेखरा को भी वही चाहिए और राजशेखरा के जो पिता थे उनको भी यही चीज चाहिए थी। और ऐसे ही सब लोग अपनी जिंदगी बर्बाद किए हैं, ये भी करेगी। बेसिकली जो राजा का पूरा वंशज था ये सब लोग ही गलत थे और सबका मकसद एक ही था। कनकावती भले खुद को अच्छा दिखा रही थी लेकिन उसके मन में भी सिर्फ खोट था। ये सब एक बहाना था, ढोंग था। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब कनकावती का जन्म हुआ था तो उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, राइट? वेल, उस टाइम पे राजशेखरा अपनी बेटी को कदबा की एक एल्डर लेडी को सौंप दिए थे जो कि अपना दूध कनकावती को पिलाई थी। एंड ऑफ कोर्स ये ट्राइब कुछ रिचुअल्स वगैरह भी किए होंगे जिसके कारण ही कनकावती आज इतनी हेल्दी है, सब कुछ ओके है। तो एक तरह से कदबा ट्राइब की जो वो एल्डर लेडी है वो कहीं ना कहीं कनकावती की माँ जैसी हो गई और इसलिए कनकावती कदबा ट्राइब के साथ मिलके कांतारा को खत्म करना चाहती है या उसे हथियाना चाहती है। और कदबा ट्राइब का तो आप जानते ही हैं, उन्हें दैवा की शक्ति चाहिए। कनकावती क्लियर कहती है कि जो दैवा थे कांतारा लोगों के, उन्हें तो हम रिचुअल्स वगैरह करके कैद कर दिए हैं, तो अब वो तो बचाने नहीं आएंगे। रही बात कि कोई और बड़े दैवा अगर आ सकते हैं बचाने, कोई और बड़ी शक्ति अगर आती है तो कदबा वाले रिचुअल्स करके उन्हें भी रोकेंगे, बर्मे को कंट्रोल में रखेंगे। कैसे रखेंगे कंट्रोल में? वेल, मैंने आपको एक सीन याद रखने को कहा था जब बर्मे कनकावती के साथ गया था एक रूम में, उसकी दासिया उसके बाल को, उसके नेल्स वगैरह को टच कर रही थी। वेल, वो दासिया बर्मे के बाल को काट ली थी, उसके नाखून वगैरह को काट ली थी और इन्हीं सामग्री का इस्तेमाल करके काला जादू किया जा रहा था। तो यस, इनका प्लान पूरी तरह से सेट था। वहीं दूसरी तरफ कांतारा के जो लोग थे वो बर्मे के साथ मिलके फाइनल फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। वहां इनके बीच और बांग्रा राज्य के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाती है। ये लड़ाई बहुत ज्यादा तगड़ी थी और बांग्रा राज्य के पास बढ़िया एरोस थे, बढ़िया मशीनरी थी, बट स्टिल कांतारा के लोग ना सिर्फ लड़ते हैं बल्कि जीतने भी लगते हैं। कैसे? वेल, इनके पास सनकप्पा था जो कि लिटरली बांग्रा राज्य का सब कुछ बनाया था, जो कि अब इनका साथ दे रहा था। तो इनके लिए भी वो बहुत अमेजिंग टूल्स बनाया था और वॉल्स अगर वो खुद बनाया है राज्य का तो गिरा भी सकता है। लिटरली पेड़ में आग लगा लगा के ये लोग लॉन्च कर रहे थे और दीवारों को तोड़ रहे थे। इनके साथ बूबा, उनका बेटा भी था, देन एक फनी सोल्जर था, वो भी था। मतलब ये सब लोग एक साथ हो गए थे कांतारा वाले लोगों के साथ एंड ये लोग लड़ रहे थे राज्य के सैनिक से। तो हाँ, इनिशियली ऐसा लगता है कि कांतारा वाले लोग शायद लड़ाई हार जाए, लेकिन ये लोग हारते हारते जीतने लग जाते हैं। ये जो पूरी वॉर सीन है वो देखने लायक है, आपको थिएटर में देखनी चाहिए। वहीं कनकावती और राजशेखरा तो काला जादू में लगे हुए थे और उनका कहना था कि सूर्यास्त तक किसी तरह उन्हें रोको क्योंकि उसके बाद हमारी पावर्स बढ़ेगी एंड फिर हम आएंगे। वहां जैसे ही सूर्यास्त होता है राजशेखरा और कनकावती के अंदर आत्मा आती है। इनफैक्ट राजशेखरा के अंदर तो उसके पिता की आत्मा आ गई थी। कनकावती उन्हें अज्जा कह रही थी, अज्जा बोले तो ग्रैंडफादर। वहां ये दोनों पजेस्ड हालत में थे और इनकी शक्तियां मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई थी। ऐसे में दोनों चैरियट पे बाहर आते हैं और गाजर मूली की तरह कांतारा वाले लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। यहाँ बिरमे खुद पजेस्ड राजशेखरा से लड़ता है लेकिन बिरमे भी उसके सामने टिक नहीं पाता। ऐसा लगता है मानो अंत नजदीक है, लेकिन तभी मायाकाड़ा बीच में आता है और वो अपने स्टिक से राजशेखरा को रोकता है। मायाकाड़ा कहता है कि वो ज्यादा देर तक राजशेखरा को रोक नहीं सकता और इतने देर में बर्मे को जाना है, दैवा की पावर को हासिल करना है। मतलब बर्मे का काम है दैवा को बुलाना और ये काम कैसे होगा? वेल, बर्मे को उस जगह पे जाना होगा जहां दैवा आए नहीं है बल्कि वहां रहते हैं। कौन सी जगह है ये? ऑफ कोर्स वही पिट। उस पिट के अंदर दैवा रिसाइड करते हैं और माँ गंगे ही बर्मे को रास्ता दिखाएगी। बस फिर क्या था, बर्मे तुरंत उस पिट के पास जाता है, देन पानी में फ्लो होते हुए गंगे के रास्ते से वो कहीं ना कहीं पिट के अंदर कूदता है और पिट के अंदर कुछ स्टोन्स गिरते हैं जहां से एक गुफा निकल जाती है। इस गुफा के अंदर बर्मे जाता है
और वहां अंदर एक शिवलिंग था जिसके ऊपर गंगा का पानी गिर रहा था। अब इसी रास्ते पे अंदर जाने पे बड़मे को लिटरली ब्रह्म राक्षस दिख जाता है और इस राक्षस के सर पे तिलक वगैरह था। यहाँ बड़मे और इस राक्षस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ राक्षस ऑब्वियसली ओवर पावर कर रहा था, बट देन बड़मे शिवलिंग के पास वाला त्रिशूल उठा लेता है एंड देन एक नाग सांप बड़मे के आसपास उसको घेर लेता है, उसके शरीर पे चला आता है। बड़मे की आंख चमकती है और उसका अवतार शिव जी जैसा लग रहा था, एज इफ उनका कोई गणा हो। और ऐसे में जो ब्रह्म राक्षस था वो खुद ही बड़मे को नमन करता है। इससे हम समझ पाते हैं कि जो ब्रह्म राक्षस था या जो भी राक्षस है ये भी शिव जी का एक गणा ही है जो कि इस जगह पे रखता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस जगह पे कितने दैवा रिसाइड करते होंगे। दूसरी तरफ राजशेखरा फाइनली मायाकाड़ा को ओवरपावर करता है और कनकावती उसे समाप्त कर देती है। अब मायाकाड़ा नॉर्मल इंसान की तरह नहीं मरता, बल्कि धूल में एक आग बन के खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। अब इस पॉइंट पे कनकावती कहती है कि वो दैवा के पत्थर को कांतारा के खून से रंग देंगी। अभी एकदम आसमान से आग का गोला निकलता है और इस आग से दो लोग निकलते हैं। एक तो ऑफ कोर्स बड़मे जो कि पजेस्ड हालत में था, उसके अंदर दैवा थे, और दूसरा हुली दैवा यानी कि टाइगर। यहाँ जो आग लगती है उसे हवा में बोर सिंबल बनता है। बोर ऑफ कोर्स पंजुर्ली दैवा को सिग्निफाई कर रहा है। एंड दिस टेल्स अस कि पंजुर्ली दैवा का प्रकोप बरसने वाला था। पजेस्ड बड़मे सीधा राजशेखरा को खत्म करने जाता है, लेकिन तभी कनकावती सामने आ जाती है, ये कहते हुए कि तुम एक औरत पे तो हाथ नहीं उठाओगे। ये सुन के बड़मे हंसता है और अपने अंदर एक देवी को बुला लेता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मां सनकेबाड़ा यानी चामुंडी रूप को बुलाया जाता है और बड़मे ठीक वैसे ही एक्ट करता है चामुंडी अवतार की तरह, और वो कनकावती को समाप्त कर देता है। देखा जाए तो अब उसके अंदर दुर्गा माँ या काली माँ जैसा कोई अवतार आ गया था, कोई देवी आ गई थी, और उसी अंश के कारण मां चामुंडी के रूप में वो कहीं ना कहीं कनकावती को समाप्त कर पाया। फिर अगले ही क्षण वो राजशेखरा को भी निपटा देता है, मतलब एकदम एक सेकंड में जाता है और उसे भी खत्म कर देता है। देखा जाए तो यहाँ अधर्म का नाश हुआ और बड़मे जब चिल्लाता है, वो जो रोर है उसमें हम सही में दो लोगों की आवाज सुन पाते हैं, मेल फीमेल दोनों की। ये आखिरी सीन बहुत ही नेक्स्ट लेवल था दोस्तों, जहां हमें भगवान का अवतार और दैवीय रुद्र रूप देखने को मिलता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में कांतारा के अंदर वापस से कोला होता है और यहाँ हम दो परफॉर्मर्स को देखते हैं। एक मेल परफॉर्मर था और एक फीमेल परफॉर्मर था। इन दोनों में एक बड़मे भी था। मतलब यहाँ बड़मे भूता कोला कर रहा होता है, वन ऑफ द पर्सन होता है, और यहाँ दैव को वापस से स्थापित किया जाता है। कोला के बाद बड़मे उसी जगह पिट में कूदता है और गायब हो जाता है, और तब से वो जगह वो ऐसी बन गई है जहां पे जो परफॉर्मर होता है वो कई बार आता है और गायब हो जाता है। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक शहर देखते हैं जहां किसी तरह की जंग छिड़ी हुई है। शहर पे बमबारी हो रही है और हर जगह आग लग चुकी है। इसी बीच एक जलती हुई बिल्डिंग के अंदर हम मिलते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर चंद्रा से। चंद्रा छुपते हुए किसी बंदे को कॉल लगाती है और कॉल वाला बंदा, जिसका नाम प्रकाश है, वो चंद्रा से पूछता है कि क्या उसे सामान मिला। इसके जवाब में चंद्रा हाँ कहती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि चंद्रा के पास एक बैग है जिसके अंदर शायद वही सामान है जिसकी बात हो रही थी। फिर प्रकाश चंद्रा को वार्न करता है कि इश्तार के आदमी आते ही होंगे, तो चंद्रा को उनसे बच के निकलना है। वो ये तक कहता है कि चंद्रा मुथौ के लिए बेटी जैसी है और इसलिए चंद्रा को बच के आना ही होगा। अब दोस्तों, मुथौ कौन है, इश्तार कौन है, इसके बारे में हम थियरी सेक्शन में खुल के बात करेंगे। फॉर नाउ आप इतना समझ सकते हैं कि मुथौ को लोग एल्डर भी कहते हैं और वो किसी तरह के दल को लीड कर रहा है। एनीवेज, तभी एकदम से एक असैसिन यहाँ आती है जो कि चंद्रा पे हमला करती है, लेकिन चंद्रा किसी तरह उस असैसिन से बच के भाग निकलती है। अब यहाँ पे फिल्म का एनिमेटेड इंट्रो शुरू हो जाता है जिसके अंदर भर भर के राज छिपे हैं, लेकिन अगर मैं उनके बारे में अभी आपको बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इनफैक्ट फिल्म में भी इस पे खुल के बात नहीं करी गई है, इसलिए अगेन इस वीडियो के थियरी सेक्शन में अपन इंट्रो के हर एक फ्रेम को डाइसेक्ट करेंगे। एनीवेज, अगले सीन में हम चंद्रा को बेंगलुरु में देखते हैं और उसे पिक करने प्रकाश आया है। प्रकाश चंद्रा को लेके किसी खास जगह पे जाता है जहां एक बूढ़ा इंसान था, और ये बूढ़ा इंसान जिसका नाम टॉम आइजैक है, वो चंद्रा के लिए नकली पासपोर्ट्स वगैरह बनाता है। अब इस जगह पे चंद्रा को एक किताब मिलती है जिसका टाइटल था दे लिव अमॉन्ग अस। टॉम कहते हैं कि ये किताब वो चंद्रा के लिए खरीदे हैं और चंद्रा पूछती है कि किताब का ऑथर जोसेफ डोमिनिक कौन है। इस पे टॉम बताते हैं कि जोसेफ डोमिनिक सिर्फ पेन नेम है, रियल नेम नहीं है, यानी ऑथर कोई भी हो सकता है विद अ डिफरेंट नेम। टॉम के हिसाब से आज तक वो जितने भी बुक्स पढ़े हैं उनमें से ये वाली किताब इस पर्टिकुलर जॉनर की सबसे डिटेल में लिखी गई किताब है। इनफैक्ट इस किताब में आइथियामाला से भी ज्यादा जानकारी है। अब जिन्हें आइथियामाला के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि आइथियामाला बेसिकली केरला के पुराने लेजेंड्स और लोर का एक बड़ा कलेक्शन है जिसे 19th सेंचुरी में कोट्टाराथिल सानुकुन्नी ने लिखा था। ये किताब केरला के लोक कथाओं की इंसाइक्लोपीडिया जैसी है, मतलब इसमें देवताओं, राजाओं, सेंट्स और अलग अलग
भूतों, यक्षियों और दैवाओं की कहानी मिलती है। हर स्टोरी एक लोकल टेल पे बेस्ड है जो लोग पीढ़ियों से सुनते आते हैं और सांकुन्नी ने उन्हें लिखकर हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया है। इसमें गुरुवायूर टेम्पल के मिराकल से लेकर कारिनेली यक्षी जैसे स्पिरिट्स तक सबका जिक्र है। यह ग्रंथ केरला के कल्चर, रिलीजन और फोकलोर के बीच के कनेक्शन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और आज भी राइटर्स, रिसर्चर्स और फिल्म मेकर्स इससे इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। खैर, इसके बाद टॉम कहते हैं कि अगली बार चंद्रा जब यहाँ आएगी तो शायद टॉम जिंदा नहीं रहेंगे और तब उनका बेटा चंद्रा की मदद करेगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक एरिया में आता है जहाँ चंद्रा एक फ्लैट में रहने वाली है। चंद्रा फ्लैट की सफाई करती है, खिड़कियों पे पेपर्स लगा के उसे ढकती है। इनफैक्ट इस फ्लैट में वार्डरोब के पीछे एक खुफिया कमरा भी था जिसमें कुछ बहुत पुराने सामान वगैरह पड़े थे। इन सामान में एक चाकू भी था जिसे चंद्रा ओपन करके देखती है। अब साफ सफाई के बाद चंद्रा जब खिड़की खोलती है तो ऑपोजिट फ्लैट में रहने वाला एक बंदा उसे घूरता है। चंद्रा भी उसे देखती है बट देन उसे इग्नोर करके अपनी विंडो बंद कर लेती है। ना जो बंदा घूरा था उसका नाम सनी है और सनी एक नॉर्मल चिल बंदा है जो कि फिलहाल अपने फ्लैट पे पार्टी कर रहा था। सनी के कई दोस्त हैं जिनमें वेनु और नाइजिल आर मेन पीपल जिन्हें आप याद रखिएगा। अब यहाँ सनी की एक एक्स गर्लफ्रेंड अनु आके उसे उसका कैट जैंगो वापस दे देती है। पार्टी के दौरान सनी अपने दोस्त वेनु और नाइजिल को बता देता है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक खूबसूरत लड़की मूव इन हुई है। दूसरी तरफ हम चंद्रा को देखते हैं जो कि एक जेड नामक दुकान पे छोटी मोटी जॉब ले लेती है और चंद्रा यहाँ काफी स्पेसिफिक थी कि उसे नाइट शिफ्ट ही चाहिए। अब इस दुकान में चंद्रा की एक को वर्कर थी जिसे सुंदर नामक एक गुंडा परेशान कर रहा था। सुंदर हमेशा उसे प्रपोज करता, जबरदस्ती स्टॉक वगैरह करता, कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो एंड ऑल दैट। अब कुछ कट सीन्स में हम देख पाते हैं कि चंद्रा एक होली ग्रेल कैफे में जाती है एंड सनी और उसके दोस्त भी यहाँ खाने पीने आते रहते हैं। एक रात जब सनी, वेनु और नाइजिल होली ग्रेल कैफे से खा पी के निकलते हैं तो वो अपने सामने 3 लोगों को ऑटो में देखते हैं जो कि एक रैंडम बंदे को बेहोशी की इंजेक्शन देके उसे उठा ले जाते हैं। अब उठाने वाले गुंडों में सुंदर भी था। जी हाँ, वही सुंदर जो कि चंद्रा की कलीग को परेशान करता है। नाउ यहाँ सनी एंड फ्रेंड्स कुछ करते नहीं क्योंकि ये तीनों तो नशे में धुत थे। इसके बाद हमें न्यूज का एक सेगमेंट दिखाया जाता है जिसमें बताया जा रहा था कि शहर में अब तक 23 लोग गायब हो चुके हैं और पुलिस का मानना है कि कोई गैंग लोगों की ऑर्गन ट्रैफिकिंग करने के लिए इन लोगों को गायब कर रही है। यानी कि दोस्तों वो 3 गुंडे इसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग का हिस्सा थे। ये लोग लोगों को उठाते थे उनके बॉडी पार्ट्स को बेचने के लिए, लाइक किडनी वगैरह। एनीवेज, कमिंग बैक टू सनी, वेल उसे अपने घर पे अपनी बिल्ली जैंगो नहीं मिलती और ऐसे में सनी जैंगो को ढूंढने नीचे जाता है। उसे जैंगो मिल भी जाती है लेकिन तभी एकदम से बीच सड़क पे एक कार वाला सनी को ऑलमोस्ट ठोकने ही वाला था। लेकिन एकदम से चंद्रा सनी को धक्का देके कार के रास्ते से हटाती है और अगले ही क्षण चंद्रा वहां थी भी नहीं। यानी कि दोस्तों चंद्रा के पास सुपर स्पीड है। इनफैक्ट वो इतनी तेज थी कि सनी खुद कंफ्यूज था कि उसे वाकई चंद्रा ही बचाई थी या वो ये सब बस इमेजिन किया, क्योंकि कोई और भी जो वहां मौजूद था वो चंद्रा को देख तक नहीं पाया था। अब अगले सीन में हम एक रैंडम लेडी को देखते हैं जो कि देर रात अपने फ्रेंड के घर जा रही थी और तभी वो सुंदर और उसके साथ ही वापस ऑटो पे इस लड़की का पीछा करने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि ये गुंडे इस लेडी को किडनैप करना चाहते थे फॉर ऑर्गन ट्रैफिकिंग। तभी फॉर्चुनेटली ये लेडी एक पुलिस पेट्रोल कार के पास आ जाती है और कार में से इंस्पेक्टर नचियप्पा निकलता है जो कि इस लेडी से उल्टे सीधे सवाल करने लगता है, लाइक तुम देर रात क्यों निकली एंड ऑल दैट। ऑटो वाले गुंडे भाग जाते हैं और ऐसा लगता है मानो नचियप्पा पुलिस कम और गुंडा ज्यादा है। तभी वहां एक और पुलिस की गाड़ी आती है जिसमें नचियप्पा की सीनियर इंस्पेक्टर थी और वो नचियप्पा को ना सिर्फ डांटती है बल्कि वो उस लेडी को उसके लोकेशन तक छोड़ती भी है। खैर, आगे हम सुंदर को फिर देखते हैं जो कि एक बार फिर से चंद्रा की कलीग को परेशान कर रहा था। चंद्रा ये सब देखती है लेकिन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। अब यहाँ लड़की सुंदर से फाइनली कह ही देती है कि वो सुंदर को पसंद नहीं करती और ऐसे में सुंदर तेजाब निकाल लेता है। इससे पहले वो तेजाब से कुछ भयावह करता, चंद्रा तेजी से आती है और वो सुंदर पे हमला कर देती है। तेजाब से चंद्रा और सुंदर दोनों के हाथ जलते हैं लेकिन चंद्रा बिना किसी दिक्कत के ना सिर्फ सुंदर को पीटती है बल्कि वो लिटरली एक हाथ से सुंदर को उठा के पटक देती है। इसके परिणाम अनुसार सुंदर यहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह में इंस्पेक्टर नचियप्पा को देखते हैं जो कि सुंदर और उसके गुंडे लोगों के ठिकाने पे जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले गैंग को कोई गजेंद्रन नामक बंदा चलाता है जो कि ना सिर्फ एक बड़ा गैंगस्टर टाइप है बल्कि पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है और उस बंदे का भाई ही सुंदर है। इनफैक्ट नचियप्पा और उसके जो फेलो ऑफिसर्स है ना, लाइक उसकी सीनियर लेडी ऑफिसर, देन जूनियर इंस्पेक्टर जगदीश, सब के सब इस गैंग से मिले हुए हैं और गैंग की किडनैपिंग के कवर अप का काम करते हैं। अब यहाँ नचियप्पा का ध्यान इस बात पे जाता है कि सुंदर के हाथ में पट्टी लगी है। पूछने पे उसे पता लगता है कि पिछली रात एक लड़की सुंदर को पीटी। इनफैक्ट वो लड़की एबनॉर्मली स्ट्रांग थी। ऐसे में नचियप्पा को इस लड़की यानी चंद्रा में इंटरेस्ट आ जाता है और सुंदर नचियप्पा को चंद्रा के शॉप
शॉप लेके जाता है। आई मीन वहां चंद्रा काम कर रही है और सुंदर दिखा देता है कि हाँ यही लड़की है। खैर आगे शिफ्ट खत्म करने के बाद जब चंद्रा ऑटो से घर जा रही होती है तो सेम ऑटो में सनी भी बैठता है। सनी चंद्रा से बातें करने लगता है और बातों बातों में वो चंद्रा को अपने फ्लैट पे हो रही एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। चंद्रा भी हाँ कहती है और इस सब के दौरान सनी चंद्रा के हाथ का घाव भी नोटिस करता है। एनीवेज पार्टी वाला दिन आता है और चंद्रा वाकई सनी के घर बढ़िया ड्रेसअप वगैरह करके आती है। सनी के दोस्त लोग चंद्रा को देख मंत्रमुग्ध हो चुके थे और सभी उस पर लाइन मार रहे थे। इसी पार्टी के दौरान चंद्रा न्यूज़पेपर में टॉम आइजैक की ऑबिच्यूरी देखती है। दिस मींस कि टॉम अब इस दुनिया में नहीं रहे। नाउ पार्टी में म्यूजिक जोर से बज रहा था जिस वजह से नेबर पुलिस बुला लेते हैं। अब पुलिस वालों में और कोई नहीं बल्कि नचियप्पा और जगदीश आए थे जिन्हें यहाँ गांजा दारू सब मिलता है। पुलिस इन सब को थोड़ा डराती धमकाती है। इनफैक्ट नचियप्पा चंद्रा और दूसरी लड़की को भी हुल देता है। इससे पहले चंद्रा रिएक्ट करती, नचियप्पा एकदम से इन सबको वार्निंग देके निकल लेता है। खैर पार्टी खत्म होती है और चंद्रा के साथ उसके घर तक नाइजिल भी जाता है। ये देख सनी की थोड़ी जलती है और अगली सुबह सनी को पता लगता है कि नाइजिल अपने घर पहुंचा ही नहीं है। सनी को लगता है कि नाइजिल जरूर चंद्रा के घर पे होगा और ऐसे में वो चंद्रा के घर का दरवाजा नॉक करता है। चंद्रा काफी रूडली सनी को जाने कहती है लेकिन तभी यहाँ एक बंदा आता है जो कि चंद्रा के घर में एक बॉक्स डिलीवर करता है। देन यहाँ हम प्रकाश को भी देखते हैं जो कि चंद्रा के घर में जाता है और ये सब देख के सनी को शक होने लगता है कि कहीं चंद्रा ऑर्गन ट्रैफिकर तो नहीं जो कि नाइजिल को गायब कर दी। सनी फौरन अपने दोस्त वेनु के पास जाता है और उसे वो बंदा दिखाता है जो कि चंद्रा को बॉक्स डिलीवर किया था। वेनु बताता है कि वो बंदा ड्रग वगैरह सप्लाई करता है। इनफैक्ट इस तरह के केस में वो जेल भी गया था, मे बी रिसेंटली छूट गया हो। ये सुन के तो सनी को पक्का लगने लगता है कि चंद्रा कुछ तो गड़बड़ काम करती है। उस रात चंद्रा सनी को सॉरी कहने उसके फ्लैट पे आती है। सॉरी इसलिए क्योंकि दिन में वो सनी पे चिल्ला दी थी। इसके बाद चंद्रा अपने काम पे निकलती है और सनी चुपचाप चंद्रा का पीछा करता है। रास्ते में सुंदर और उसके गुंडे चंद्रा को पकड़ने के लिए रेडी थे क्योंकि सुंदर को चंद्रा से बदला लेना था। बस फिर क्या था, सुंदर चंद्रा को बेहोशी की दवा दे देता है और उसे ऑटो में डाल लेता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह थी कि बेहोश होते होते भी चंद्रा में इतनी ताकत थी कि वो रेजिस्ट करते हुए ऑटो के मेटल रॉड्स मोड़ दी थी। अब ये सब कांड सनी भी देखता है लेकिन इससे पहले सनी कुछ कर पाता, सुंदर और उसके गुंडे चंद्रा को अगवा करके ले जाते हैं। वहीं नाइजिल की बात की जाए तो वेल वो गायब इसलिए हुआ था क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में था। जी हाँ, फिलहाल वो फ्लैट पे वापस आ गया था और वो पुलिस कस्टडी में ऐसे आया कि उसके पास पुलिस को थोड़ी सी गांजा मिल गई थी जिसके कारण पुलिस उसे उठा के ले गई थी। एनीवेज यहाँ से सीन रैंडमली चेंज होकर एक बूढ़े आदमी पे आता है जिसका नाम वर्गीस कुरियन है। कुरियन अपनी ग्रैंड डॉटर को एक कहानी सुनाने लगता है जो कि यक्षी के बारे में थी। वो बताते हैं कि हजारों साल पहले इस शहर की जगह एक विशाल जंगल हुआ करता था और तब यहाँ एक राजा का शासन था जिसके पास एक भव्य महल था। महल के करीब ही एक काली माँ की मंदिर थी जहाँ राजा रोज पूजा करने जाता था। इसी जंगल में एक ट्राइब भी था जिसमें एक बच्ची थी और ये बच्ची हमेशा अपने दोस्तों के साथ राजा को पूजा करते देखती थी। इन बच्चों को मंदिर में जाना अलाउड नहीं था क्योंकि मंदिर में सिर्फ राज परिवार के लोग या कुछ बड़े लोग ही जा सकते थे। बेसिकली कास्ट सिस्टम जैसा कुछ था। एक दिन बच्ची चुपके से मंदिर में चली जाती है और वो घुंघरू उठा लेती है। तभी पंडित जी आ जाते हैं और ऐसे में बच्ची घुंघरू लेके भागती है। वो इस घुंघरू को अपने ट्राइब की देवी के पैर में बांध देती है, मतलब जिनको ट्राइब वाले लोग पूजते थे, एक पेड़ के अंदर। अब जब राजा को ये सब पता लगता है तो वो एकदम आग बबूला हो गया, इतना कि वो ट्राइब के बच्चे और उनके परिवार को खत्म करने लगा। जंगल में आग लगाने लगा, उस पेड़ तक में आग लगाने की कोशिश किया। ऐसे में बच्ची, उसकी फैमिली और ट्राइब के कुछ और लोग एक केव में जाके छिप जाते हैं। इस केव में बच्ची इधर उधर घूमते हुए थोड़ा दूर आ गई और यहाँ उसे एक लेडी की मूर्ति दिखती है जिसका सर टूटा हुआ था। तभी एकदम से एक चमगादड़ इस बच्ची को काट लेता है जिससे वो चीखती है। ना इसी टाइम पे राजा के लोग केव में आते हैं और सभी ट्राइब वाले लोगों को उठा ले जाते हैं। बचती है तो सिर्फ बच्ची, क्योंकि वो केव के काफी अंदर आ चुकी थी। बच्ची परिवार को ढूंढते हुए जंगल जाती है जहाँ फाइनली उसे अपने माँ पिता मिलते हैं, लेकिन वो लोग राजा के लोगों के कैद में थे। इनफैक्ट राजा तो कई ट्राइब वाले लोगों को निपटा भी चुका था। बच्ची तुरंत माँ पिता की तरफ भागती है लेकिन उसे राजा के लोग रोकते हैं। नाउ द सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि ये बच्ची दो बड़े लोगों को अकेले धक्का दे पा रही थी। ऐसे में राजा का एक सैनिक बच्ची को भाला से स्टैब करके समाप्त कर देता है। देन राजा बच्ची के पिता को भी निपटा देता है, लेकिन अगले ही क्षण हम इस बच्ची को देखते हैं जो कि भाला लिए ऐसे खड़ी थी मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं। वो एकदम से उछल उछल के राजा के सभी लोगों को खत्म करने लगती है एंड इट वाज क्लियर कि चमगादड़ के काटने से बच्ची के अंदर सुपरनैचुरल पावर्स आ गई है। और राजा बच्ची के सामने उसकी माँ को खत्म कर देता है और ऐसे में बच्ची राजा का खून पी के उसे निपटा देती है। खून पीने से बच्ची के जो घाव थे ना वो भी भर रहे थे और उसकी आईज की कलर भी अजीब हो गई थी। ना बच्ची की माँ खत्म होते हुए कहती है कि उसे ये ताकत लोगों की
भलाई करने के लिए मिली है। हम ये भी जान पाते हैं कि बच्ची का नाम है कल्याणकट्टू नीली। धीरे धीरे नीली बड़ी हो गई और हमेशा लोगों की मदद करती थी। उसे सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती थी और वो सदियों तक ना एज करी ना ही मरी, यानी काइंड ऑफ इमॉर्टल। उसके जितने दोस्त थे वो सब उसे छोड़ के जाने लगे बिकॉज वो तो मॉर्टल्स थे। जैसे स्टार्ट में हम बच्ची के साथ एक डॉग को देखते हैं, वो भी खत्म हुआ। नीली अलग अलग देश घूमी, यात्रा करी और वो जब भी कहीं जाती वो वहां के सबसे बुरे इंसान का खात्मा करती है। नीली बुरे लोगों का खून पीती है और जंगल के लोगों के लिए वो गॉडेस जैसी हो गई जिसे सब यक्षी कहते हैं। सो यस, शी इज अ काइंड ऑफ सुपर हीरो और कुरियन के हिसाब से ये कहानी सच्ची है। अब दोस्तों, कुरियन और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जो कि किताब लिखा है दे लिव अमॉन्ग अस। जी हाँ, जोसेफ डोमिनिक और किसी का नहीं बल्कि कुरियन का ही पेन नेम है। कुरियन आगे बताता है कि नीली की कमजोरी भी है जिसके बारे में एक काथनार प्रीस्ट को पता था और वो नीली को पकड़ने भी आया था। हमें दिखाया जाता है कि एक काथनार प्रीस्ट नीली के हार्ट में स्टैब करता है और दोस्तों नीली और कोई नहीं बल्कि चंद्रा है। दिस मीन्स कि चंद्रा कई 100 साल में भी हजारों साल से जिंदा है एंड शी इज यक्षी। चंद्रा की जो पावर्स है वो वेस्ट के वैम्पायर वाले फोकलोर से सिमिलर है। अब काथनार प्रीस्ट और नीली वाली कहानी में आगे क्या हुआ वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि नीली बच गई क्योंकि प्रेजेंट टाइम में चंद्रा एग्जिस्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ हम सुंदर को देखते हैं जो कि बेहोश चंद्रा को लेके एक सुनसान एरिया में आ गया था। यहाँ हम 2 डॉग्स को भी देखते हैं, एक डॉग जिसका एक पांव नहीं था एंड देन एक रैंडम कुत्ता जो कि बहुत भौंक रहा था। अब इस बिना पांव वाले कुत्ते को आप याद रखिएगा क्योंकि ये थियरी सेक्शन में यूज होगा। एनीवे, सुंदर रैंडम कुत्ते को निपटा देता है और इसी बीच चंद्रा को होश आ जाता है। सुंदर यहाँ चंद्रा को थप्पड़ मारता है जिससे चंद्रा के एक आंख का लेंस गिर जाता है और हम देख पाते हैं कि चंद्रा की आईज अजीब कलर की है, मतलब वही ग्रे कलर की जो कि नीली की थी क्योंकि नीली ही चंद्रा है। फिर एकदम से चंद्रा सुंदर पे हमला करके उसका खून पी जाती है, देन सुंदर के दोस्त को भी निपटा देती है। तभी सनी यहाँ आ जाता है जो कि चंद्रा को बचाने के लिए यहाँ तक भागते हुए आया था और सनी जब ये सब तमाशा देखता है तो सनी को इतना डर लग जाता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। ना जब सनी को होश आता है तो चंद्रा उसे 2 ऑप्शन देती है। पहला कि वो चंद्रा की मदद करे लाश के ठिकाने लगाने में और दूसरा ऑप्शन कि वो भी लाश बन जाए। ऐसे में ऑफ कोर्स सनी फर्स्ट ऑप्शन लेता है और सनी बहुत डरा हुआ था। सनी देखता है कैसे चंद्रा एकदम उछल उछल के लाश को एसिड वाले फैक्ट्री में डंप कर रही थी। I mean, वो कितनी भी ऊंचाई से कूद रही थी और उसे कुछ हो ही नहीं रहा था। इसी सब के बीच सनी को वेनु का कॉल आता है, लेकिन कॉल चंद्रा पिक करके कह देती है कि सनी मेरे साथ है। ये सुन के वेनु खुश हो जाता है, थिंकिंग कि सनी फाइनली चंद्रा को सेट कर लिया है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद चंद्रा सनी को अपने अपार्टमेंट में लेके जाती है और अपार्टमेंट के विंडोज के पेपर्स फाड़ के सनी वेनु को इशारे से बुलाने लगता है। वेनु सनी को देखता है लेकिन वो तो सोचता है कि सनी और चंद्रा इंटीमेट हो रहे होंगे। नाउ पेपर फटने से सनलाइट चंद्रा पे गिरती है जिससे उसका स्किन बर्न होता है। ये देख सनी डर जाता है। इनफैक्ट सनी को चंद्रा के फ्रिज में ब्लड बैग्स मिलते हैं जिससे खून पी के चंद्रा हील भी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वेनु यहाँ आता है क्योंकि सनी का फोन ऑफ था और वेनु के पास सनी के पापा का कॉल आ रहा था। यहाँ वेनु चंद्रा की दे लिव अमंग अस वाली बुक से एक फोटो निकालता है, लेकिन इससे पहले वेनु फोटो देखता चंद्रा वो फोटो उससे छीन लेती है। वेनु और सनी के जाने से पहले चंद्रा सनी को वार्न करती है कि वो उसकी सीक्रेट किसी को ना बताए। अब उस रात सनी को एक डरावना सपना आता है जिसमें वो चंद्रा के बारे में वेनु को बता दिया और चंद्रा वेनु को निपटा दी। देन सनी के सामने हवा में लेविटेट करने लगी एंड ऑल दैट। बट लाइक आई सेड, ये बस सनी का सपना था। दूसरी तरफ नचियप्पा उस जगह जाता है जहां चंद्रा सुंदर और उसके साथी को निपटा दी थी। वहां उसे चंद्रा के एक आंख की कॉन्टैक्ट लेंस मिल जाती है। उस रात चंद्रा सनी को लेके एक जगह जाती है जहां हम वो पेड़ देखते हैं जिसपे हजारों साल पहले ट्राइब वाले लोग पूजा करते थे अपने देवी की। यानी कि 1000 साल बाद भी भले ये पेड़ आधा कटा हुआ है लेकिन स्टिल एग्जिस्ट करता है। नाउ चंद्रा यहाँ उस बंदे से मिलती है जो कि चंद्रा को बैग वाले पार्सल देता था और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस पार्सल वाले बैग में और कुछ नहीं बल्कि ब्लड बैग्स होते थे जिस पे चंद्रा फीड करती है। चंद्रा सनी को यह भी बताती है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सबसे प्योर है और सबसे बढ़िया टेस्ट करता है। एंड द फनी थिंग इज कि सनी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही था। चंद्रा सनी से यह भी कहती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो सनी पे हमला नहीं करेगी। चंद्रा ये भी बताती है कि उसका असली नाम नीली है। जी हाँ, वही कल्याणकट्टू नीली जिसकी कहानी अभी अभी मैंने आपको सुनाई थी। अब क्योंकि कल्याणकट्टू नीली की कहानी मलयालम फोकलोर में फेमस है तो सनी को भी इसके बारे में पता था एंड ही वाज शॉक्ड कि जिसे वो माइथोलॉजी समझता था वो एक्चुअली रियल है। सनी पूछता है कि नीली को तो काथनार सर में कील डाल के मार दिया था ना। इस पे नीली बताती है कि काथनार नीली को स्टैब किया था लेकिन वो नीली को बचाना चाहता था, ना कि मारना। दरअसल वो बस उस टाइम के लोगों को यकीन दिलाना चाहता था कि वो नीली को मार दिया है, लेकिन रियलिटी में उसे नीली की मदद चाहिए थी। वो नीली को बताया कि उसके जैसे और भी सुपरनैचुरल लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट कुछ तो इंसान भी नहीं है और इस दुनिया से भी नहीं है। उनमें कुछ भले लोग हैं और कुछ भले नहीं है, मतलब बुरे लोग हैं। हर किसी की अलग अलग ताकत और कमजोरियां हैं और क्योंकि काथनार एक साधारण इंसान है तो उसे नीली की मदद चाहिए होगी टू फाइट देम। नीली की कमजोरी की बात करें तो उसकी कमजोरी है उसकी दिल।
उसके दिल में अगर स्टैब किया जाए, मतलब अगर उसका दिल रुक गया तो नीली खत्म हो जाएगी, या फिर सनलाइट भी है। नाउ काथनाड बताता है कि उसके पास 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें वो काबू नहीं कर पा रहा है और उन्हें पकड़ने के लिए उसे नीली की मदद चाहिए थी। अब ये 2 लोग कौन हो सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के थियरीज में बताऊंगा। फॉर नाउ काथनाड कहता है कि नीली को मुथॉन यानी एल्डर से मिलना होगा। यस, ये तो थी नीली के पास्ट की बात, लेकिन प्रेजेंट में नचियप्पा एक बंदे को ढूंढ लिया था जो कि उस रात चंद्रा की किडनैपिंग देखा था, साथ ही वो सनी को भी देखा था। ये बंदा नचियप्पा को सब बता देता है, जिससे नचियप्पा का शक चंद्रा और सनी पे जाता है। ऐसे में जब चंद्रा अपने फ्लैट में नहीं थी तो नचियप्पा उसके फ्लैट के दरवाजे का लॉक तोड़ के अंदर घुसता है। यहाँ उसे ना सिर्फ मिसिंग कॉन्टैक्ट लेंस का दूसरा लेंस मिलता है, बल्कि फ्रिज में ब्लड बैग्स भी दिखते हैं। तुरंत इस जगह पे बैकअप बुलाता है, लेकिन तभी नीली चंद्रा यहाँ आ जाती है। नचियप्पा चंद्रा पे गोली चलाता है, लेकिन चंद्रा इजीली बुलेट्स डॉज करती है। देन वो नचियप्पा के हाथ पे काट भी लेती है, लेकिन अब तक गोली की आवाज सुन के सनी यहाँ आ गया था। ऐसे में सनी को एक गोली लग जाती है, जिससे चंद्रा का ध्यान सनी पे जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के नचियप्पा खिड़की से कूद के भाग निकलता है। नाउ चंद्रा इंजर्ड सनी और उसके दोनों दोस्त के साथ एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल जैसी जगह पे पहुंचती है, जिसका नाम था माइकल्स हेल्थ सेंटर। इनफैक्ट दोस्तों, फिल्म का जो पहला सीन था ना, जहां पूरे शहर में आग लगा था और चंद्रा कहीं छिपी थी, देख के ऐसा लगता है कि वो सीन इसी हॉस्पिटल का था। एनीवेज, यहाँ कोई नहीं था और ऐसे में वेनु और नाइजेल भड़कने लगते हैं। तभी चंद्रा इन्हें अपनी पावर्स का प्रदर्शन देती है, जिससे दोनों शांत होते हैं। चंद्रा इन दोनों की मदद से सनी को पानी चढ़ाती है, मरहम पट्टी करवाती है एंड देन प्रकाश को कॉल करती है। प्रकाश कहता है कि चंद्रा को इस सब में माइकल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, एज वो थोड़ा अजीब सा ही है। अब माइकल कौन है वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। फॉर नाउ टीवी पे चंद्रा और सनी की फोटोज आ रही थी सेइंग कि चंद्रा टेररिस्ट है और उसके घर से कई फेक पासपोर्ट्स मिले हैं। यानी कि हर जगह न्यूज चैनल पे ये बात फैल गई थी कि चंद्रा वांटेड है, टेररिस्ट है। ऐसे में प्रकाश चंद्रा को कहता है कि उसे यहाँ मूथो का साथ देने के लिए बुलाया गया है और उसे तुरंत जॉनी के पास जाना चाहिए। अब दोस्तों, क्योंकि चंद्रा और सनी की फोटो न्यूज में हर तरफ फैली हुई थी, तो जो ऑटो वाला इन्हें माइकल्स हेल्थ सेंटर तक लेके आया था, वो पुलिस को लोकेशन बता देता है कि हाँ, मैंने उन्हें उस जगह पे छोड़ा है। ऐसे में पुलिस वाले उस लोकेशन पे जाने की सोचते हैं टू कैच देम। वहीं सुंदर का भाई गजेंद्रन भी चंद्रा के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि उसे अपने भाई का बदला लेना था। और क्योंकि गजेंद्रन पॉलिटिक्स में भी था, तो वो गरुड़ा फोर्स को इन्वॉल्व करने की सोचने लग गया था। दूसरी तरफ हम नचियप्पा को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में मरहम पट्टी करवा रहा था और सीनियर ऑफिसर आके उसको थप्पड़ लगाती है, सेइंग कि वो चंद्रा को भागने कैसे दिया। इससे नचियप्पा को गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी सीनियर हमेशा उसे ऐसे ही नीचा दिखाती रहती थी। हॉस्पिटल में नचियप्पा के बर्ताव बदलने लगते हैं, जहां अब उसे खून पीने की तलब हो रही थी। यहाँ कुरियन नचियप्पा से मिलने आता है, सेइंग ही इज हिज फैमिली डॉक्टर, क्योंकि कुरियन को चंद्रा वाले पूरे इवेंट्स में दिलचस्पी आ गई थी। इनकेस आप सोच रहे हैं कि कुरियन को चंद्रा के बारे में कैसे पता, तो फिलहाल पूरे शहर को उसके बारे में पता है, एज वो न्यूज पे आ रही थी। और कुरियन को शक था कि हो सकता है ये नीली है। कुरियन यहाँ नचियप्पा का थोड़ा ब्लड लेता है और उसे वार्न भी करता है कि शायद वो इन्फेक्ट हो गया है और वैम्पायर बन सकता है। दूसरी तरफ चंद्रा सनी को बताती है कि अगर वो किसी को काट ले तो इंसान तरफ तरफ के मर जाता है, जैसे रेबीज में होता है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इंसान उसकी तरह बन जाएगा, स्पेशली तब जब इंसान एकदम टीटोटलर हो, यानी शराब सुट्टा वगैरह ना कभी पिया हो ना पीता हो। इसका मतलब यह है दोस्तों कि नचियप्पा टीटोटलर था विद अ वेरी हेल्दी बॉडी, और इसलिए वो कन्वर्ट होने लग गया था। नाउ कमिंग टू पुलिस, इन्हें तो हॉस्पिटल वाले लोकेशन की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तो जगदीश यहाँ कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंचता है। वो पुलिस वाले चंद्रा के सर में गोली मार देते हैं, जिससे चंद्रा गिर जाती है। ऑफ कोर्स खत्म नहीं हुई है, बेहोश हुई है। तभी एंट्री होती है माइकल की। जी हाँ दोस्तों, माइकल एकदम किसी नटखट मैजिशियन की तरह था, जहां वो इन पुलिस वालों को खूब नचाता है। माइकल कभी गायब हो जाता, कहीं और से निकलता, कुछ अजीब बातें बोलता, फनी बातें करता, पुलिस वालों को इल्यूजन में डाल देता है, ऑल दैट। माइकल यहाँ एक पुलिस वाले को मेंटली डिसोरिएंट कर देता है और एक के पैर में नाइफ मरवा देता है। इन शॉर्ट दोनों को फंसा लेता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि माइकल चतन है। चतन के बारे में हम थियरी सेक्शन में बात करेंगे। फॉर नाउ माइकल चंद्रा के सर से गोली निकालता है, जिससे चंद्रा होश में आती है। फिर माइकल, चंद्रा, सनी और उसके दो दोस्त गाड़ी में यहाँ से निकल लेते हैं। इनके जाने के बाद इस लोकेशन पे नचियप्पा आता है, जो कि अब काफी हद तक यक्षा या वैम्पायर बन चुका था। वो इंजर्ड पुलिस वाले के खून पे फीड करके हील भी कर जाता है। यहाँ नचियप्पा की सीनियर आके उस पे गोली चलाती है, लेकिन इससे नचियप्पा को कुछ नहीं होता। इनफैक्ट वो सीनियर ऑफिसर तक को निपटा के यहाँ से निकल लेता है। दूसरी तरफ चंद्रा, माइकल, सनी और उसके फ्रेंड होली ग्रेल कैफे जाते हैं, जो कि इन सुपरनैचुरल बीइंग्स का अड्डा था। यहाँ जॉनी इनका स्वागत करता है और यहाँ एक सीक्रेट बेसमेंट थी और प्रकाश का प्लान था कि कुमार चंद्रा को न्यू पासपोर्ट वगैरह देगा ताकि वो इंडिया से निकल जाए। होली ग्रेल कैफे में जॉनी सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा था और यहाँ रिवील किया जाता है कि जॉनी एक्चुअली में काथनार का डिसेंडेंट यानी वंश है। सोचने वाली बात है
कि काथनार इंसान होके इतने वर्षों तक तो नहीं जी सकता, तो ऐसे में उसका जो वंश है वो उसके काम को संभाल रही है। वैसे जॉनी यहाँ एक और बात रिवील करता है। बात ये कि सुंदर का भाई गजेंद्र, जो कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मेन बंदा है और वो बड़ा मिनिस्टर भी है, उसके लिए चंद्रा को मारना अब पर्सनल मिशन बन चुका है और इसीलिए वो होम मिनिस्टर तक से बात करके गरुड़ा फोर्स को इन्वॉल्व कर लिया है। यानी किसी भी वक्त चंद्रा पे गरुड़ा फोर्स का हमला होगा। अब इस सब के बाद चंद्रा और बाकी लोग बेसमेंट में जाते हैं और बेसमेंट चंद्रा रिवील करती है कि कोई अगर न्यूली वैम्पायर बनता है तो इनिशियली कुछ साल तक उसे सूर्य की रोशनी से प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट इनिशियल स्टेज में पावर भी बहुत ज्यादा रहती है। धीरे धीरे ओवर टाइम पावर स्टेबलाइज होती है और सनलाइट से प्रॉब्लम्स शुरू होती है। यानी कि नचियप्पा फिलहाल न सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि वो सनलाइट में घूम भी सकता है। यहाँ चंद्रा वो फोटो भी रिवील करती है जो कि उसके बुक में होती है और इस फोटो में सनी ही था, लेकिन पुराने अंदाज में। दरअसल 1905 के टाइम पे चंद्रा को एक ब्रिटिश ऑफिसर से प्यार हो गया था जिसका नाम माइकल जोसेफ था। एक बार एक सोल्जर चंद्रा पे पीछे से गोली चलाया और उसे बचाने माइकल जोसेफ बीच में आ गया था, जिससे वो बच नहीं सका। अब उसकी शक्ल हूबहू सनी से मिलती थी और इसलिए चंद्रा को सनी पसंद था। दूसरी तरफ नचियप्पा के अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स आ चुका था और ऐसे में वो अपनी माँ को कन्वर्ट करने के चक्कर में उन्हें ही समाप्त कर दिया। नचियप्पा को अब चंद्रा को निपटाना था और वो इन सुपरनैचुरल लोगों के लीडर को ढूंढना चाहता था। इन शॉर्ट, होली ग्रेल कैफे की तरफ पुलिस आ रही थी, गरुड़ा फोर्स आ रही थी, गजेंद्रन के लोकल गुंडे आ रहे थे और नचियप्पा, सब एक साथ आ रहे थे और इन सब का मकसद सिर्फ एक था, चंद्रा की मौत। तो इसके बाद गरुड़ा फोर्स यहाँ आती है और चंद्रा अकेले सबको निपटा देती है। ये पूरा एक्शन सीन है तो मैं उसे डिस्क्राइब नहीं कर रहा। तभी अचानक से गजेंद्रन के गुंडे आके चंद्रा को गोलियों से भून देते हैं। इसके बाद ये गुंडे चंद्रा के दिल पे वार करने लगते हैं और दिल पे वार होने से चंद्रा खत्म हो सकती थी क्योंकि यही उसकी कमजोरी थी। ऐसा लगता है मानो ये चंद्रा का अंत है, लेकिन सनी चंद्रा की तरफ एक ब्लड बैग फेंक देता है। ब्लड बैग से खून पी के चंद्रा ना सिर्फ हील करती है बल्कि गुंडों को निपटा देती है। इसके बाद यहाँ नचियप्पा आता है और वो चंद्रा से भिड़ जाता है। नचियप्पा चंद्रा पे भारी पड़ रहा था और ऐसे में सनी नचियप्पा पे ढेर सारी गोली चलाता है। इससे नचियप्पा गिर जाता है, लेकिन इससे पहले चंद्रा चाकू से उसके हार्ट पे वार करती। नचियप्पा वापस उठ चुका था और वो चंद्रा पे हमला कर देता है। एक पॉइंट पे वो चाकू से चंद्रा के दिल पे हमला करने बढ़ता है, लेकिन बीच में सनी आता है और सनी के आगे वेनु कूद जाता है जिससे चाकू वेनु को पीठ पे लगती है। इसी मोमेंट का फायदा उठा के चंद्रा वेनु की पीठ से चाकू निकाल के नचियप्पा के दिल में घुसेड़ देती है, जिससे नचियप्पा निपट जाता है। इसके बाद तुरंत नचियप्पा के लाश को एक मोर्ग में रख दिया जाता है और वहां किसी तरह का सील लगाया जाता है। देन वो वक्त आ गया था जब चंद्रा को यहाँ से भागना होगा। जाने से पहले चंद्रा कहती है कि भले सनी ना अब उससे मिल सकता है ना ही कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन चंद्रा उसके लिए वापस जरूर आएगी। दोनों हक करते हैं और यहीं पे फिल्म खत्म होती है। अब दोस्तों फिल्म में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। पहले वाले में बाकी के ऑर्गन ट्रैफिकर्स गैंग कैफे में आए हैं और जॉनी उन्हें बेसमेंट में भेजता है। ये लोग यहाँ किसी तरह का सुलह करने आए थे, किसी तरह का ट्रेड, मतलब उनका कोई आदमी ये लोग पकड़े हुए थे। नाउ बेसमेंट में हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम चार्ली है और चार्ली एक असैसिन है। चार्ली यहाँ सारे ट्रैफिकर्स को एकदम निंजा माफिक लड़ते हुए निपटा देता है। इनफैक्ट वो बुलेट को तलवार से डिफ्लेक्ट कर रहा था। नाउ चार्ली के साथ अगेन यहाँ वो कुत्ता था जिसके एक पैर नहीं थे। इस बात को आप याद रखिएगा, थियरीज में हम इस पे खुल के बात करने वाले हैं। बट उससे पहले हम बात करते हैं सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन की, जिसमें हम चार्ली और माइकल को बातें करते देखते हैं। ये मोस्टली फनी बातें थी, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। जैसे चार्ली माइकल से पूछता है कि तुमने ही हिटलर को मारा है ना। दिस डिपिक्ट्स कि ये लोग कितने 100 साल या फिर 1000 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं। दोनों सुपरनैचुरल बीइंग्स हैं। एक और डिटेल ये थी कि माइकल से एक अननोन आदमी एक अजीब घटना के बारे में पूछता है, जहां कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स एक मंक के साथ एक गुफा के अंदर गए थे। मंक सिर्फ आधे रास्ते तक ही गया, लेकिन बाकी आर्कियोलॉजिस्ट्स उससे आगे बढ़ गए और कभी वापस नहीं आए। बाद में सिर्फ उनका कैमरा मिला जिसमें एक वायलेंट लुकिंग आदमी की फोटो है जो कि बिल्कुल माइकल जैसा दिखता है। तब माइकल खुद बताता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके 389 भाइयों में से एक है। मतलब माइकल को मिला के 390 भाई है और सब एक तरह दिखते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक हेटेरोक्रोमैटिक पेयर ऑफ आईज से होती है और फिर सीन शिफ्ट होकर निकोल बार्लो को दिखाती है जो कि अपनी मॉम के फ्यूनरल की तैयारी कर रही होती है। निकोल अपनी सिस्टर एनी को कॉल करके फ्यूनरल में बुलाने की कोशिश करती है, पर एनी फ्यूनरल अटेंड करना नहीं चाहती थी क्योंकि निकोल और एनी की मॉम बचपन में उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। एनीवेज निकोल अब अपने कजन सिस्टर लिज को वीडियो कॉल करती है और वो वहाँ ईवा से बात करती है जो कि निकोल की बेटी थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्योंकि निकोल एक सिंगल मदर थी और वो अपने मॉम के फ्यूनरल में बिजी थी, तो निकोल की डॉटर ईवा लिज के पास रहती थी। खैर, जब निकोल ईवा से वीडियो कॉल पे बात करती है तो ईवा निकोल से पूछती है कि उसके पीछे कौन है, जिसके बाद कनेक्शन कट हो जाता है। निकोल जो कि अपने मॉम के घर पे थी, उसे एक ओपन डोर दिखता है और वो उस डोर के थ्रू एक डार्क रूम में चली जाती है।
सीन अब फिर से शिफ्ट होकर एनी को दिखाता है जिसे कि लिज ने इन्फॉर्म किया है कि निकोल हैज गॉन मिसिंग। एनी भी अपने मॉम के घर आकर निकोल को ढूंढने लगती है, पर जब वो निकोल के फोन पे कॉल करती है तो उसे निकोल का फोन उसी डोर के पीछे मिलता है जहां से निकोल गायब हुई थी। उसी रात एनी को नाइटमेयर्स आते हैं और जब उसकी नींद खुलती है तो उसे घर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। एनी को घर पे एक फोटो मिलता है जिसमें 2 प्रेग्नेंट औरतें थी, एक एनी और निकोल की मॉम और दूसरी औरत शायद उनकी मॉम की कोई फ्रेंड होगी। अगले दिन एनी अपनी मॉम के फ्यूनरल में जाती है जहां उसे लिज और ईवा मिलते हैं और फ्यूनरल के बाद तीनों एनी के साथ उसके मॉम के घर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एनी के हेट्रोक्रोमैटिक आइज थे, पर मूवी में कहीं भी ये दिखाया नहीं गया है कि एनी के मॉम के पास भी हेट्रोक्रोमैटिक आइज थे, तो शायद ये यूनिक आइज एनी ने अपने फादर से इनहेरिट किए होंगे। अब यहाँ जिन्हें हेट्रोक्रोमैटिक शब्द का अर्थ नहीं पता उन्हें मैं सिंपल वे में बताना चाहूँगा कि हेट्रोक्रोमैटिक आइज वाले लोग की दोनों आंखें अलग अलग कलर की होती है। एनीवेज, उसी रात एनी को एक सपना आता है जहां वो एक आदमी को रोते हुए देखती है और उसी वक्त हम व्यूअर्स देखते हैं कि एनी के फ़ोन पर एक मैप आता है जिसमें एक लोकेशन मार्क किया गया था। नींद खुलने पर एनी को ऐसा लगता है कि मानो घर पे कोई और है और वो जाके लिज और ईवा को ढूंढती है। लिज के कमरे में कोई नहीं होता जिससे एनी परेशान होती है और तभी एक अदृश्य शक्ति एनी पर अटैक कर देती है। एनी जैसे तैसे वहां से भागती है लेकिन उसे ईवा का ख्याल आता है और इसीलिए वो फिर से घर के अंदर जाती है। ये शक्ति फिर से एनी पर अटैक करती है पर एनी ईवा को लेकर घर से भाग निकलती है। एनी पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है पर वहां कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पुलिस स्टेशन में एनी को बिल क्रीक नाम का एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि ये इम्प्लाई करता है कि शायद लिज और निकोल के गायब होने में एनी का ही हाथ है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि मूवी में ये हिंट किया गया है कि निकोल अपने अब्यूजिव बचपन के कारण शायद ड्रग्स लिया करती थी और वो पहले भी कई बार ऐसे गायब हो चुकी थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो घर वापस आ जाती थी। और दोस्तों मे भी यही रीज़न है कि एनी ने अब तक निकोल के डिसअपियरेंस के बारे में पुलिस को नहीं बताया था। खैर, उस रात एनी एक होटल में जाकर रहती है और यहाँ पर एनी अपने फ़ोन पर दिख रहे मैप को देखती है। जब वो इस एड्रेस पे क्लिक करती है तो उसे एक औरत दिखती है जिसका चेहरा ब्लर्ड था और उस औरत ने वही फ्लोरल ड्रेस पहना हुआ था जैसा कि एनी की मॉम की प्रेग्नेंट फ्रेंड ने उस पिक्चर में पहना था। उस रात एनी को फिर से रोते हुए आदमी का सपना आता है और वो उस फ्लोरल ड्रेस वाली औरत को भी अपने सपने में देखती है जिसकी बॉडी कटी हुई थी। एनी उस रूम से भागने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। अगली सुबह एनी नींद से उठती है और वो रियलाइज़ करती है कि ये सब सपना था और इस बात को सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। एनी बिल के साथ अपने मॉम के घर पे जाती है और वहाँ उन्हें एक हिडन रूम मिलता है जिसके बारे में एनी को कुछ भी याद नहीं था। उस हिडन रूम में चारों तरफ ढेर सारे होल्स बने हुए थे जो कि काफ़ी वियर्ड थे। अब क्योंकि बिल एनी के सुपरनैचुरल ऑकरेंसेस को सीरियसली नहीं लेता था तो एनी अपने साइकिक फ्रेंड स्टीवी के पास पहुंचती है। स्टीवी, एनी और स्टीवी का भाई गाइल्स तीनों एनी के घर आते हैं और उस हिडन रूम में स्टीवी बहुत अजीब तरह से बिहेव करती है। स्टीवी बार बार जूडास नाम को रिपीट करती है और वो कहती है कि शी डिडंट वांट यू टू नो। उस हिडन रूम में उन तीनों को कुछ देर के लिए एक औरत की लाश दिखती है जो कि सीलिंग के पास फ्लोट कर रही थी और उस औरत ने वही फ्लोरल ड्रेस पहना हुआ था जिसे एनी ने पहले देखा था। एनी रियलाइज़ करती है कि उस घर को जो स्पिरिट हॉन्ट कर रही है वो उसकी मॉम नहीं है और तभी स्टीवी की हालत बिगड़ जाती है जिससे गाइल्स उसे वहाँ से ले जाता है। एनी अब जूडास के नेम को ऑनलाइन सर्च करती है और उसे पता चलता है कि कुछ साल पहले एक जूडास नाम के किलर ने जेनिफर ग्लिक नाम के औरत को मार डाला था और वो फ्लोरल ड्रेस वाली औरत ही जेनिफर है। एनी को अपने रिसर्च के दौरान ये भी पता चलता है कि उसकी मॉम का एक भाई भी था जिसके बारे में एनी और निकोल को कुछ पता नहीं था। एनी को इसी बीच कुछ पिक्चर्स भी मिलते हैं जिनसे एनी को ये पता चलता है कि उसकी मॉम और उसके अंकल दोनों ही जेनिफर को जानते थे। इतना ही नहीं, एनी एक क्रॉस पहना करती थी जो कि उसे उसकी मॉम ने दिया था और ठीक वैसा ही क्रॉस जेनिफर भी पहना करती थी। मीनवाइल बिल एनी के प्रेजेंस में उसके मॉम के घर जाता है क्योंकि उसने घर में जो पिक्चर्स क्लिक की थी उसमें से एक फोटो में बिल को एक मिस्टीरियस हाथ दिखा था। यह हाथ एक कपबोर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा था जिसे खोलने पर बिल को एक सीक्रेट डोर मिलता है और ये सीक्रेट डोर उस हिडन रूम से कनेक्टेड था। इसी बीच हम भी उस बिल के कैमरा में एक स्ट्रेंज एंटिटी को देखते हैं और तभी अचानक कोई बिल पर अटैक करके उसे मार डालता है। दूसरी तरफ एनी स्टीवी को फ़ोन करती है और स्टीवी एनी को उइजी बोर्ड की मदद से उस स्पिरिट से बात करने के लिए कहती है।
एनी उस हिडन रूम के फ्लोर पे एक विजी बोर्ड बनाती है और अपने क्रॉस वाले नेकलेस को इस रिचुअल में यूज करती है, क्योंकि एनी को शक था कि वो क्रॉस जेनिफर का है और जेनिफर ही उस घर को हॉन्ट कर रही है। जब एनी जेनिफर के स्पिरिट से कांटेक्ट करती है तो वो स्पिरिट कंफर्म करती है कि वो जेनिफर ही है और एनी के अंकल ने ही उसे मारा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि जूडास है। तभी जेनिफर की स्पिरिट बिलो बोर्ड को विजी बोर्ड की मदद से स्पेल करती है और अचानक से एक आदमी उस रूम के नीचे से एक डोर के थ्रू ऊपर आता है। एनी उस आदमी को देखकर छुप जाती है और वो उस हिडन रूम में बने होल्स के थ्रू देखती है कि ये आदमी घर के अंदर जाकर खाना खाने लगता है और फिर रोने लगता है। जी हाँ दोस्तों, उस घर में एक आदमी हिडन रूम के नीचे रहता था और उसके लिए वो होल्स हिडन रूम में बनाए गए थे ताकि वो घर के अंदर देख सके। और इसी इंसान की वजह से पहले निकोल और फिर एनी को ऐसा लग रहा था कि घर पे कोई तो ज़रूर है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि एनी को जिस रोते हुए आदमी का सपना आता था वो और कोई नहीं बल्कि यही आदमी था जो कि असल में जूडास है। अब एनी उस डोर के थ्रू नीचे जाती है जहां उसे कुछ डेड बॉडीज दिखती हैं, जिनमें बिल और निकोल का चेहरा भी था और एनी बिल का गन अपने साथ ले जाती है। एनी ऊपर आकर जूडास पे अटैक करने की कोशिश करती है पर जूडास उसे ओवर पावर करके बेहोश कर देता है और जब एनी को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ एक कपबोर्ड के अंदर पाती है। एनी कपबोर्ड से एक कोट हैंगर लेती है और जब जूडास उसके पास आता है तो एनी हैंगर की मदद से जूडास को चोट पहुंचा देती है। और इससे पहले कि जूडास एनी के अटैक से रिकवर कर सके, जेनिफर की स्पिरिट एनी को बिल के गन के पास खींच लेती है और एनी जूडास को शूट करके मार डालती है। यहाँ एनी ये नोटिस करती है कि जूडास के पास भी उसकी तरह हेट्रोक्रोमैटिक आईज थे। सीन अब शिफ्ट होती है जहां हमें पता चलता है कि एनी को अब ईवा की कस्टडी मिल चुकी है क्योंकि निकोल और लिज आर डेड और एनी की मॉम का घर अब सोल्ड होकर रिनोवेट हो रहा है। आखिरी सीन में हम व्यूअर्स एनी को सोते हुए देखते हैं और एनी के सपने में वो जूडास की आंख को देखती है।